खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ का पैसे से अगर मापन कर सकें, लेकिन जो ये 7 तेज़ दिमाग लोग, जिनको कह सकते हैं आपकी कुछ ब्रिलियंट अलग तरह के लोग होंगे, कुछ जीनियस माइंड के लोग होंगे, जो चले गए और जो न जाने कितनी संभावनाओं के साथ जिनका दिमाग भरा हुआ था, अपार संभावनाओं से, अपार क्षमताओं से, जो न जाने मानवता के लिए कितना कुछ कर सकते थे, वो दिमाग हमसे दूर चले गए। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। पैसों का नुकसान मैटर नहीं करता, लेकिन ये नुकसान था बहुत बड़ा 7 बेहद तेज़ दिमाग लोगों के रूप में। तो कल्पना चावला एक्सपायर कब हुई? 1/2/2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS 107 इसका नंबर था। इनको अंतरिक्ष की रानी, स्पेस क्वीन कहते हैं। ये हमें आज पढ़ने हैं। डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये है आपकी यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पैसा ज़्यादा लगता है, फीस ज़्यादा लगती है। सरकारी जो संस्थान होते हैं ना, वहाँ आप इंटेलिजेंट हैं लेकिन गरीब हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स, मेधावी योजनाएं वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है प्राइवेट, ये इतनी फ़ीस लेती हैं कि एक एवरेज आदमी तो यहाँ बच्चों को पढ़ाना अफोर्ड भी नहीं कर पाता। एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे शिक्षा अच्छे स्तर की मिलने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनकी भी गलती नहीं कह सकते सिर्फ, क्योंकि वो लोग भी जो लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हैं तो वो महंगी है। उन्होंने जो चीज़ें, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम अगर बनाया है तो उसमें उनका खर्चा हुआ है। लेकिन हाँ, सरकार जो बहुत सारी योजनाएं इस तरह की चलाती है कि भाई बेरोज़गारों को हम फ्री में पैसा दे रहे हैं, या इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट, उन सबको रोक के उस पैसे को सरकार अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स में लॉन्च करे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अच्छी लाइब्रेरीज़ को बना ले, जहाँ बहुत बड़े बड़े बेहतरीन किताबें वो रखे, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। ये कमी रह जाती है सरकारी संस्थानों में, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हरियाणा में पहली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी थी ना, ये आपके अम्बाला में, मुलाना में बनी थी, मार्कंडेय ऋषि के नाम पर। मार्कंडेय आपको पता होगा, एक ऋषि मुनि थे। 16 साल में यम भगवान, यमदूत आप जानते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई वो इंसान की आत्मा को लेके जाते हैं, तो कहते हैं वो आ गए थे। और मार्कंडेय ऋषि तब 16 वर्ष के थे, तो सुकुमार अवस्था थी, बहुत यंग थे। तो जैसे ही उनकी शरीर से आत्मा को निकालने लगे तो भगवान शिव प्रकट हुए, और शिव ने यम के साथ खूब बहस की, और फाइनली यम से लड़के वो अपने एक खास भक्त को, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि मार्कंडेय ऋषि बहुत परम भक्त थे भगवान शिव के। उठते बैठते, 16 साल का लड़का ही तो था, अगर देखे तो बच्चे की तरह था, लेकिन उस लड़के ने भगवान शिव के मन में इतनी बड़ी अपनी एक इमेज बना ली कि भगवान शिव उसके प्राण ले जाने से पहले ही यम के सामने आके खड़े हो गए। और 16 साल की उस उम्र में जिस लड़के के प्राण लिखित में था, ब्रह्मा का विधान था कि उसको मरना है, उसका मरना निश्चित है, तय है, उसको भी भगवान शिव जी ने रुकवा दिया। तो मार्कंडेय ऋषि बहुत बड़े ऋषि बने, ठीक है। उनके नाम की यूनिवर्सिटी है मुलाना में। मुलाना कहाँ है? अम्बाला में। 2009 बिल्कुल गलत है, ये टाइपिस्ट ने गलत कर दिया, 1993 में ये खुली थी। तो हरियाणा की पहली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी तो आपके यहाँ बहुत हैं, हम प्राइवेट अलग से पढ़ रहे हैं, सरकारी मैंने पढ़ा दी। ये 1993 में मुलाना कहाँ है? अम्बाला में। और मुलाना की सीट ना SC रिजर्व्ड सीट है आपके राज्य में, 17 सीटें SC की रिजर्व है, उनमें से एक मुलाना है अम्बाला की, ठीक है। तो ये सबसे पुराना निजी विश्वविद्यालय, सबसे पुरानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो महर्षि मार्कंडेय जो ऋषि हैं उनके नाम पर है, और ये 1993 में है, 2009 गलत छपा हुआ है। सोनीपत में प्राइवेट इसकी बात करें यूनिवर्सिटी की, तो सोनीपत में OP जिंदल है। आप अगर कभी दिल्ली के इससे GT रोड के पीछे की तरफ से जो एक रोड निकलता है, यहाँ से अगर कभी आपका जाना हो तो बिल्कुल बड़ी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगी, और एक बड़ा सा तिरंगा फहराता दिखाई देगा, वो OP जिंदल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कई हज़ार, कहते हैं 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं विदेशों से आके भी यहाँ। तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी 2009, ये बड़ी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपके यहाँ सेंटर काम कर रहा है, जिसका नाम है निफ्टेम। ये देखो, ये लिखा होगा इन्होंने, ये रहा निफ्टेम, NIFTEM। ये क्या है? ये है नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी पूरे देश के स्तर पे काम करने वाला। FT का मतलब ध्यान से सुन लो, फूड टेक्नोलॉजी। अब इसके साथ ये भी जोड़ लेना दिमाग में कि हरियाणा में 3 बड़े, बहुत बड़े मेगा फूड पार्क, मेगा मतलब बड़े फूड पार्क हैं, जिनमें से एक है अम्बाला के साहा में और 2 हैं हरियाणा के सोनीपत में। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि सोनीपत में 2 मेगा फूड पार्क्स हैं, और उन्हीं मेगा फूड पार्क से आप इसको रिलेट कर लो कि फूड की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता होगा। सन 2000 में निफ्टेम नाम का एक इंस्टीट्यूट यहाँ बहुत बड़ा खुला, जिसने एक बहुत बड़े लेवल पर
फूड में टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब होता है बिजनेस कैसे करना है और मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसको सिखाने के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई जिसको नाम दिया गया निफ्टम। तो देखो ध्यान से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बिजनेसमैन, मैनेज कैसे करना है बिजनेस को, ये सब यहाँ पढ़ाया और सिखाया जाता है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? निफ्टेम, फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट है ये। तो निफ्टेम ये कहाँ है? आपके सोनीपत में। ओपी जिंदल भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। तो पैसा खूब लगता है, बड़ी बड़ी सेंटर्स हैं, बहुत देखने लायक बिल्डिंग्स हैं, इसीलिए क्योंकि पैसा लेते हैं। नेक्स्ट है रोहतक। रोहतक में है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, 2012 से काम कर रही है, अस्थल बोहर में पढ़ती है। एमडीयू जो है ना वो तो सरकारी पैसे से बनी है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी ये रोहतक में है, निजी, 2012। झज्जर, जहाँ आपका पहला स्कूल भी खुला था 1914 में, हरियाणा का पहला स्कूल। यहाँ एक प्राइवेट है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और एक पीडीएम है, कई बार इसके एड्स भी आते हैं। पीडीएम का मतलब है प्रभु दयाल मेमोरियल। ये प्राइवेट है, किसी प्राइवेट आदमी ने अपने पार्ट पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी, उनके पास पैसा होगा, फिर वहाँ पे उन लोगों ने एक फीस डिफाइन कर दी कि भाई इतने लाख में ये कोर्स होगा, अब जो अफोर्ड कर सकता है वो एडमिशन ले लो। अब जैसे सबको तो सरकारी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता सरकारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि एक लिमिट होती है एक सीट की। तो बहुत बड़ी आबादी है जो बहुत महंगे स्कूल से पढ़ के पास आउट बच्चे होते हैं, वो सरकारी यूनिवर्सिटी में वैसे भी कम जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे भविष्य उज्जवल नहीं है आज के दौर में। जैसे बीए करोगे तो बीए से क्या निकलेगा, बीकॉम करोगे कुछ नहीं निकलना, बीएससी करोगे एमएससी कुछ नहीं निकलना, बीए एमए करके बैठे रहोगे। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये स्किल्ड टाइप की चीज़ें सिखाते हैं, या ऐसी कि जो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे भी काम करते हैं। जैसे ओपी जिंदल से जो भी पढ़ के निकलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि वो लाखों रुपए लगा के निकलेगा। हो सकता है वो 3 साल में 10, 20, 30 लाख रुपए लगा दे। तो जो आदमी 30 लाख रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, ऑब्वियस है कि वो कुछ ना कुछ तो सीख के निकलेगा वहाँ से। आपने बीए की, इसमें कि आपने 6-8 हज़ार 10,000 रुपये लगाए, और वहाँ से आप जब निकलेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय एक डिग्री के। तो पैसा अपने ऊपर लगा के अगर आप अच्छे ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ सीख के निकलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप 30 लाख रुपए नहीं भर सकते तो आप इंटेलिजेंट या स्मार्ट नहीं बन सकते। आपको इंटेलिजेंट अगर बनना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो सरकार ने भी ऐसे ढेरों सेंटर्स खोल रखे हैं जहाँ कम फीस में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बशर्ते कि आपके मार्क्स ज़्यादा आए, क्योंकि वहाँ एडमिशन के लिए फिर एक बहुत तगड़ी जो है ना वो लिस्ट लगती है कि भाई 95% है, 90% प्लस है, तभी आपका नंबर आएगा। तो 2 ही बातें हैं, या तो भैया अमीरी में पैदा हो जाए कोई इंसान, और अगर अमीरी में सब पैदा नहीं हो सकते तो मेहनत करनी सीख लो। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम बहुत अमीर हो तो चिंता ही किस बात की है, लेकिन अगर तुम एवरेज हो या गरीब हो, गरीब का मतलब होता है जिस आदमी के घर में ना 20,000 30,000 का ही महीने का कामकाज है, वो भी गरीब ही आज के टाइम में, इतनी महंगाई है। तो गरीब आदमी को या एवरेज को या बिलो एवरेज को अपना मेहनत का ही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब इतने अमीरी में पैदा हुए हैं कि भाई सोचना ही नहीं पड़ता 20 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च करने से पहले, बेशक हम 3 साल में कर दें, तो फिर आपको चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार पिताजी तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर पढ़ने लग जाओ, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है मेहनत के अलावा। ठीक है, तो ये निफ्टेम है या ये ओपी जिंदल है, इनमें एवरेज घरों के बच्चे थोड़ी आते हैं। इनमें वो बच्चे आते हैं जिनकी महीने की पॉकेट मनी ही 50-50 हज़ार रुपये। क्यों? क्योंकि हॉस्टल्स बहुत महंगे हैं, लाखों रुपए के हॉस्टल्स हैं। एक साल का यहाँ रहने का खर्चा ही 2-2, 4-4, 5-5 लाख हॉस्टल का खर्चा है। फिर उसमें अलग से बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं। अब जैसे सर्कल में रहोगे वैसे तुम्हें बच्चे मिलेंगे, उनको आप पार्टीज दोगे तो भी आप बड़ी महंगी। अब ये तो नहीं कि 2-2 समोसे खिला दिए और काम चल गया, उसमें फिर वैसा ही आपको कल्चर मेंटेन करना पड़ेगा। तो या तो बहुत अमीरी में पैदा हो या फिर मेहनत कर दो, 2 में से एक काम करना पड़ेगा। जो तुम्हारे हाथ में है वो मेहनत है, अब पैदा होना किसी के अपने हाथ में तो होता है। ठीक है, तो अब ये प्राइवेट पढ़ रहे हैं हम, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। फरीदाबाद में एक पढ़ता है मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और एक है लिंगिया, ये जो लिंगमा लिखा है ना, लिंगमा, ये इसको रब कर, अच्छा इसका आज वो अलग है ना, ठीक है। देखो फरीदाबाद में क्या है, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। तो मानव रचना, ज्यादा मानव वैसे भी कहाँ है, ज्यादा मानव है आपके फरीदाबाद में। फरीदाबाद में लोग ज्यादा है ना, 18 लाख प्लस। तो फरीदाबाद में मानव रचना जब भी पूछे तो उसको फरीदाबाद से जोड़ लेना। ठीक है, एक है लिंगिया, ये लिंगमा लिख दिया गलती से, लिंगिया यूनिवर्सिटी है, ये भी फरीदाबाद में। तो लिंग को जेंडर से जोड़ लें, ज़्यादा जेंडर मेल फीमेल और ज़्यादा टोटल मानव, ये किस ज़िले में है, फरीदाबाद। तो ऐसी यूनिवर्सिटी कहाँ जाएंगी, फरीदाबाद में। ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग अगला क्या कहता है ये। इसका सॉफ्टवेयर वही वाला कर दो, टाइम बहुत खाता है अभी, सारा टाइम खा जाएगा। गुरुग्राम, गुरुग्राम में क्या है, क्योंकि इसमें 3-3 4-4 चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है। देखो गुरुग्राम में क्या है, जीडी गोयनका, जीडी गोयनका आप जानते हैं ना, इनके स्कूल्स भी चलते हैं। अब देखो इनकी यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन फ़ीस कितनी है। एक छोटी सी क्लास में अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये लेते हैं, एक छोटी क्लास में। जितनी क्लास बढ़ती जाएगी इनके हर साल के खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो आप ये इमेजिन करो कि एक बच्चा एक साल में, छोटा बच्चा भी, कोई 4वीं-5वीं का बच्चा भी कम से कम 2.5-3 लाख रुपए में पढ़ता है। एक बच्ची की पढ़ाई 5वीं-6वीं की, जैसे क्लास बढ़ेगी तो वो 3-4 लाख में तब्दील होगी। यूनिवर्सिटी होगी तो आप इमेजिन कर लो कितना पैसा लेंगे। तो जेडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। अंसल, अंसल भी बहुत बड़ा नाम है। अंसल प्लाजा आपको पता होगा, दिल्ली में बहुत बड़े मॉल्स स्टार्टिंग हुई थी जिनकी, तो अंसल भी यूनिवर्सिटी, बड़े ग्रुप्स हैं, या अमीर लोगों के ग्रुप्स हैं। एपीजे सत्या ये भी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। आईटीएम ये भी यूनिवर्सिटी। एमिटी इंटरनेशनल बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी चलाता है, स्कूल भी है। और स्टारेक्स सबसे नई यूनिवर्सिटी है। इसके बाद फिलहाल में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, तो स्टारेक्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है 2016 में, आपके गुरुग्राम। ठीक है, तो ये सारे प्राइवेट बड़े बड़े जिनके पास ढेरों पैसा है उनके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखें आगे क्या कह रहा है। कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी, एनआईटी और एनआईटी ये दो बहुत काम के हैं, इनको भी ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय नेशनल प्रौद्योगिक संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, ये रहा देखो एनआईटी। इसके अलावा श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, आयुष जो योगा और इन सब की तरफ ध्यान देते हैं, ये भी कुरुक्षेत्र में। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफ आएगा बीच में, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, एनआईटी इसको बोलते हैं, एनआईटी। तो एनआईटी और एनआईटी दोनों एक जैसे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये कहाँ पर हैं दोनों, ये आपके कुरुक्षेत्र में पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब ध्यान से सुनो। एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आया तो आंसर टिक करना कुरुक्षेत्र, लेकिन अगर आया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन तो टिक करके आना रोहतक। मैंने रोहतक में तुम्हें सुपुवा पढ़ाया होगा। ये क्या था, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, सुपुवा, जो पहली हरियाणा की सोलर यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन और अर्बन डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर, और एक और था फिल्म एंड टीवी, तो उसमें डिज़ाइन आता है। ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पूछे तो रोहतक, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पूछे तो कुरुक्षेत्र। नेशनल लेवल की लड़ाई भी तो यही हुई थी, महाभारत, तो जब नेशनल आए तो कुरुक्षेत्र याद करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे जितने बताए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पलवल, पलवल में एक वैसे ही प्राइवेट दे दिया MVK, तो मॉडर्न विद्या निकेतन। वैसे आप एक एक को कहाँ से रटेंगे, ऐसे तो हर जगह है, लेकिन जैसे PDM इम्पॉर्टेंट है, प्रभु दयाल वाला कहाँ पर है, वो बहादुरगढ़ में। ऐसे OP जिंदल इम्पॉर्टेंट है, मार्कंडेय इम्पॉर्टेंट है। कुछ होते हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। लिंगिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ था लिंगिया और मानव रचना, फरीदाबाद में। जैसे APJ सत्या है, या MET है, या OP जिंदल है, या GD गोयनका है, इस तरह के ये यूनिवर्सिटीज पूछ सकते हैं। अब ये कह रहे हैं प्रमुख डीम्ड विश्वविद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सरकार से पैसा लेती हैं, सरकार के अकॉर्डिंग काम करती हैं, लेकिन परमिशन लेके अपने हिसाब से भी काम कर सकती हैं। जो प्रॉपर सरकारी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे आपकी MDU है या आपकी KU है, ये अपनी मर्जी से कोर्स नहीं चला सकते। सरकार से जैसी परमिशन मिलेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वैसे कोर्सेज चलाएंगे। तो आप देखो ये क्या कराते हैं, BSc, BCom, मैथ्स ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इस तरह के कोर्सेज ना। लेकिन लिंगिया विश्वविद्यालय ऐसे कोर्स नहीं कराता, वो अलग से टेक्नोलॉजी की तरफ कोई कोर्स कराता होगा। हो सकता है वो कंप्यूटर में कोई हाई लेवल का कोर्स कराता हो, वो कोई स्किल इस तरह की डेवलप करता हो कंप्यूटर से जुड़ी या इंटरनेट से जुड़ी, या MBA टाइप का, BBA टाइप का, जो कि आगे जाके बच्चों को बिजनेस क्लास में सेटल होने में मदद करे। अब देखिए कोई भी इन बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आप ये कॉमन सेंस लगाओ, सरकारी नौकरी या 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहा। कोई आदमी अगर अपने ऊपर 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, किसी के पेरेंट, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि बच्चा महीने में अगर 10 लाख लगा रहा है तो महीने में 1-2 लाख रुपए कमाने लायक कम से कम।
तो इसलिए फिर उनके सपने, उनकी सोच अलग होती है। एवरेज आदमी को लगता है कि यार मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता अपने ऊपर, मेरे पिताजी हद से ज़्यादा मेरे ऊपर 10,000 20,000 रुपए लगा देंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं ना, 10-20 लाख तो नहीं लगा सकते। तो जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उसी के एवज में आप ये सोचो कि मैं इससे मैक्सिमम कैसे निकालूँ। अब जिसने 20 लाख लगाए अपने बच्चे पे, उसको चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं सेटल हुआ तो विदेश भेज देगा। लेकिन जिस माँ बाप ने खेती करके, मजदूरी करके, रेहड़ी लगा के या अपनी थोड़ी बहुत पेट की कमाई काट के या रोटी कम खा के तुम्हें पढ़ा लिखा के लायक बना रहे हैं कि भैया 10-20 हज़ार मैक्सिमम किसी तरह गिर पड़ के लगा देंगे, तो फिर अपने आप को इस लायक बना लो कि कम से कम 50,000 40,000 की तुम महीने की कमाई कर सको, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसी के कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं आउटपुट निकलेगा। अब तुम ये सोचो कि भैया हमें तो सीधे 20-30 लाख रुपए महीने का कमाने का आदमी बनना है, तो उतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अपना सबसे पहले होता है लेवल पहचानो, हम कहाँ हैं, हमारे पेरेंट्स कितना कर सकते हैं, जितना वो कर सकते हैं ना, पहले छोटी चीज़ अचीव करो। ऐसे रास्ते तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि हर गरीब आदमी जो है वो वहीं अटक जाएगा, नहीं, वो आगे बढ़ सकता है, पर पहले कहीं एक स्टैंड बना लो, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है। डीम्ड कौन सी होती है, जो सरकार की परमिशन से सरकार के कोर्सेज भी चलाती हैं और अपने खुद के पर्सनल कोर्सेज भी वो नए नए चला सकते हैं। ना वो पूरी प्राइवेट हैं और ना वो पूरी सरकारी हैं, सरकारी हैं लेकिन डीम्ड हैं, यानी प्राइवेट की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। पहला, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, ये है NDRI। मैंने आपको NDRI के बारे में शायद बताया हो या ना बताया, मुझे नहीं याद, अब मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा दूँ। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम आज नहीं मिला, ये नाम 1947 में आज़ादी के बाद मिल गया था। अंग्रेज़ों के टाइम में 1923 में एक हमारा इम्पीरियल मतलब शाही, इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये नाम से बना था बंगलुरु में। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट अंग्रेज़ों के टाइम में, इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन एंड डेयरी, ये नाम रख दिया। इसके बाद इस नाम को चेंज किया 1936-37 के अराउंड, इसके नाम को लग दिया द इम्पीरियल डेयरी। ये जो था ना एनिमल हस्बेंड्री वाला, वो हटा दिया इसमें से। 1947 में आप आज़ाद हुए और आपने इसका नाम कहा इम्पीरियल, से हमें अंग्रेजी महारानी की फील आती थी, हमने इसको हटाया और हमने नाम किया नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिर्फ डेयरी रिसर्च और नेशनल लेवल पे। फिर 1923 का बंगलुरु का ये हेडक्वार्टर उठ के और 1955 में आपके हरियाणा के करनाल में आ गया और उसके बाद लगातार ये ग्रोथ करता गया। GT रोड जिसको आप कहते थे, NH44 जो अब ब्लॉक कर रखा है किसानों ने सिंगू बॉर्डर पर, दिल्ली की एंट्री पर, वो उसी रोड पर बिल्कुल आप ऑन रोड जब आते हैं इसमें ये पंचकुला अम्बाला वाले रोड से, वही तो NH44 है, तब आप आगे आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, बहुत बड़ा सेंटर मिलेगा, पेड़ ही पेड़ है और फील होगा कि यहाँ कुछ अलग सी चीज़ है। वो NDRI का बड़ा सा बोर्ड आपको दिख जाएगा। 1955 में ये करनाल में आया। 1989 में इसने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया, यानी ये पर्सनल पे कुछ काम करने लायक बनी। और कुछ साल की अचीवमेंट देखो, 1996 में जब दुनिया में पहली क्लोन भेड़ का जन्म हुआ स्कॉटलैंड में, जिसका नाम था डॉली, तो हमारे यहाँ भी इस तरह के काम होने शुरू हुए। और महज कुछ सालों बाद 2009 में हमने पहली बार वर्ल्ड में भैंस की क्लोनिंग करके भैंस के एक बच्चे का जन्म हुआ। क्लोन्ड भैंस का बच्चा था वो, बिल्कुल मतलब क्लोनिंग से बना हुआ, जिसमें क्लोनिंग मतलब कुछ सेल कुछ टिश्यू लेके और एक पूरा भैंस का बच्चा जो है उस टिश्यू से, यानी इंसान ने जीवन को बना दिया, इंसान ने जीवन को प्राकृतिक तरीके से नहीं बढ़ाया आगे, उसने डॉक्टर्स ने दिमाग के बलबूते पर ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि सिर्फ एक भैंस के कुछ सेल लेके और उनको इस तरह से उसमें कुछ टिश्यूज़ और सबका मिश्रण बनाया कि वो फल फूलते फूलते फैलते फैलते और प्रॉपर एक भैंस के बच्चे के रूप में, काफ के रूप में सामने आए। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि दुनिया जहाँ भेड़ का काम कर रही थी, वहाँ हमने भैंस, जो कि बहुत प्रोडक्टिव भी है, इसके ऊपर पहली बार क्लोन्ड भैंस का बच्चा, जिसको आप बोलते हैं काफ, भैंस के बच्चे को, इसको नाम दिया गया समरूपा। सम मतलब सेम और रूपा मतलब रूप, यानी सेम रूप जैसा भैंस का होता है वैसा रूप बना दिया आपने। पहली क्लोनिंग भैंस का बच्चा था ये, लेकिन इसको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और महज 5 दिन बाद ये एक्सपायर हो गया। लेकिन तब तक हमने एक रास्ता पकड़ लिया था और इसके मरने के कुछ महीने बाद ही आपने दूसरी क्लोनिंग से एक और भैंस का बच्चा तैयार किया, जिसका नाम दिया गया गरिमा। और आज बहुत खुशी की बात है कि गरिमा की एक सीरीज़ चल पड़ी क्लोनिंग वालों की, और अब गरिमा, जो कि क्लोनिंग से बनाई गई भैंस थी, इसने नेचुरल तरीके से एक भैंस के बच्चे को जन्म दिया, जिसको नाम दिया गया है महिमा। तो देखो, इंसान के इस जीवन ने, इस एक्सपेरिमेंट ने, ये इंसान ने बनाया था भैंस का बच्चा,
ये उसकी बुद्धि के बल पे बना था। अब उसने जो बच्चा बनाया वो तो एक्सपायर हो गया, लेकिन एक सीरीज चली फिर जिसमें क्लोनिंग से गरिमा नाम की भैंस, और इस गरिमा ने बिल्कुल नेचुरल तरीके से एक भैंस के बच्चे को जन्म दिया, जिसको नाम दिया गया महिमा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दुनिया के स्तर पर। क्लोनिंग इलीगल है। अब जैसे इंसान की क्लोनिंग ना कर देना कोई, जैसे इंसान ने जीवन बना लिया, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जैसे 1000 आदमी खड़े कर दें, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्रिमिनल्स के 1000 रूप बन जाएंगे, दिक्कत होगी। इसीलिए इंसान की क्लोनिंग बैन है हर देश में, नहीं तो एक आदमी जैसे 1000 आदमी कोई भी बना के बैठ जाएगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, उसका इफेक्ट बहुत नेगेटिव हो सकता है। इसलिए सब कुछ क्लोनिंग का सिस्टम जो है ना, ये गाय भैंस पे तो चलता है, बाकियों पे। तो NDRI देखो कैसे बदला। नेशनल डेयरी रिसर्च संस्थान करनाल 95 नहीं है, 55 है ये, और करनाल में 55 में आया, वैसे ये 1923 में बंगलुरु। ये सब जब क्लास के खत्म होने के बाद ना इन सबको लिख लिया करो, या अगर तुम्हारे पास किताब है तो वेल एंड गुड, ये सब किताब में दिया है, वहाँ से पढ़ लेना, उनको टिक मार्क करके आज ही पढ़ना, और जिस दिन जो पढ़ाऊँ उस दिन पूरा कर लो, तब सिलेबस निपटेगा, वरना सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो 1923 लिख लेना, 1936-37 लिख लेना, 47-48 लिख लेना, और फिर 55, और फिर 95, 89, फिर 96 में दुनिया की पहली क्लोन्ड भेड़ डॉली के नाम से स्कॉटलैंड में, वो 13 साल की थी, और फिर हमारी 2009, ठीक है। नेक्स्ट है NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी पढ़ रहे थे ना, NID कहाँ थे वो? कुरुक्षेत्र में। तो NIT याद कर लेना, कुरुक्षेत्र में NID भी, और अगर SID आ गया तो स्टेट इंस्टीट्यूट तो रोहतक आएगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान नैनवाल गुरुग्राम में है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मस्तिष्क ब्रेन रिसर्च, मस्तिष्क पे शोध करने के लिए एक सेंटर है पूरे देश में। ये प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, तो हिंदी में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र, ये गुड़गांव में है, 2002 बना था, ठीक है। मानव रचना, मानव ज्यादा कहाँ? फरीदाबाद में, तो मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में, ठीक है। महर्षि मार्कंडेय, मार्कंडेय 16 साल में मरने वाले थे, किसके भक्त थे? भगवान शिव जी के। उन्होंने यमराज से इसके प्राण बचाए, तो ये बड़े ऋषि बने। तो महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी जो आपकी पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 1993 की, मुलाना कर लेना, मुलाना अम्बाला में 1993, 2009 गलत है, 1993 में बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लिंगिया, ज़्यादा लिंग ज़्यादा जेंडर कहाँ है? फरीदाबाद में, तो लिंगिया यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुरुग्राम, इंदू, ये थोड़ा सा काम का है, इसको ध्यान से सुनना। इंदू क्या है? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। आपके देश में एक है NDA, एक है NDC, नेशनल डिफेंस अकेडमी, और नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस अकेडमी सबसे पहले आपकी खड़गवासला पुणे में बनी, फिर नेशनल डिफेंस कॉलेज बना आपका नई दिल्ली में, और अब अकेडमी से ऊंचा होता है कॉलेज, और कॉलेज से बड़ी होती है यूनिवर्सिटी। अब आपके देश में यूनिवर्सिटी के लिए चुना गया हरियाणा के बिनौला गाँव को, जहाँ जो गुरुग्राम का हिस्सा है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ कॉलेज है नई दिल्ली में, भाई दिल्ली में कॉलेजेस ढेर हैं तो याद कर लो, अकेडमी है खड़गवासला, ये कहाँ पड़ेगा? पुणे, पहाड़ियों के बीच में बसा बहुत सुंदर शहर है, मैंने देखा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कहाँ दूसरे उसमें आ गए हैं। यहाँ आज भी सच में घरों के पास, जैसे कैंपस अंदर है पहाड़ियों के बीच में, जैसे घर में रहते हैं ना, यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ आपको NDA वाले मिलेंगे, बाहर के किसी आदमी को एंट्री अलाउड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, कितनी जगह गेट्स पे रोका जाता है, चेकिंग की जाती है, बायोमेट्रिक, नहीं क्या क्या सिस्टम लगा रखे हैं। और अच्छी बात है, रक्षा तो कम से कम इतनी हो कि कोई बाहर का आदमी वहाँ कोई गड़बड़ ना कर पाए। और आज भी यहाँ इतना खूबसूरत माहौल होता है कि घर के बाहर ना ऐसे हिरण घूम रहे होते हैं, और जैसे खरगोश होते हैं ना, ये घर के बाहर घूम रहे हैं, मतलब पूरा कैंपस नेचुरल कंडीशन में है। यहाँ आपको प्रॉपर झरने मिल जाएंगे, आज भी हम लोग देख के आए थे, बहुत सुंदर है। यहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा अलाउ नहीं है, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं ना, जैसे लिमिटेड जनसंख्या है, पहाड़ों का इलाका बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर, पहाड़ियों के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है। और जो ये अफसर है ना, जितने भी बड़े अफसर हैं, इनको अगर गाड़ी अलाउ है तो उसकी स्पीड रखी गई है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आदमी तेज़ चल सकता है गाड़ी से, इतनी स्पीड अलाउ, उससे ज़्यादा कोई नहीं चलाएगा। और ढेर ब्रेकर बना रखे हैं ताकि कोई गाड़ी को भगा ना पाए, और जगह जगह कैमराज लगे हैं। वैसे भी अधिकारी वर्ग के लोग ऐसे नहीं होते, अपने कैंपस को वो अपना मानते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं नियमों को लेकर। तो बहुत सुंदर देखने लायक जगह है खड़गवासला, पुणे महाराष्ट्र में। अकेडमी पुणे महाराष्ट्र, कॉलेज दिल्ली में। अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ बना दी? हमारे हरियाणा के गुरुग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक है हमारा अंसल यूनिवर्सिटी। अंसल भी, ये अंसल जो है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, अंसल कैथल में नहीं है, गुरुग्राम में है। कैथल में तो
महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, थोड़ा सा इन्होंने ये टाइपिस्ट थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हैं, इंसान है वो गलती कर सकते हैं। अंसल यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ेगी? अंसल देखो बड़े बड़े नाम थे, अंसल, एपीजे सत्या, ये प्राइवेट थी ना, तो ये कहाँ थी सारी? गुरुग्राम। तो इसको कैथल को गुरुग्राम कर देना, ठीक है। बाबा मस्तनाथ आप जानते हैं रोहतक में है, स्थल भोगर में 2012। जीडी गोयनका बहुत अमीर और बड़ा आदमी है जिनकी संस्था है जीडी गोयनका गुड़गांव में। तो ये सब क्या है? प्राइवेट है, इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा। ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ पता नहीं कितनी महंगी ज़मीनें ली, फिर एक से एक बेहतर सुविधाएं देने वाली यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी, लेकिन फिर उतने ही अच्छे पैसे भी लगते हैं। ये फ्री के कोर्सेज नहीं कराते, ये 2-4 हज़ार के लिए करोड़ों रुपए से बने हुए संस्थान है, तो इनकी फीस भी लाखों में होती है। नेक्स्ट आ गया संस्थान। संस्थान को भी छोड़ती हूँ 1 मिनट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब वन वर्ड टाइप का ज़्यादा है। संस्थान अभी बाद में करा दूँगी। संचार पत्रकारिता इसमें नहीं कराऊंगी, ये एक अलग टॉपिक है। मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा था ताकि रिवीजन हो जाए, वैसे वो टॉपिक ही अलग है, ठीक है। ये कर लेते हैं, तकनीकी संस्थान और व्यावसायिक संस्थान, ये पढ़ लेते हैं। देखो तकनीकी और शोध संस्थान, ये क्योंकि पढ़ाई लिखाई से संबंध है। जो मैंने बीच में वो अभी स्किप किया ना, वो पत्रकारिता है, वो एक अलग टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे भाई जियालाल जैन ने क्या किया, या पंडित ये जो दीनदयाल शर्मा जी थे इन्होंने क्या किया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक ही अलग है, इससे संबंधित नहीं है, इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे। तो हरियाणा के प्रमुख संस्थान हैं, ये सेंटर्स हैं। पहला आपको दिख रहा होगा NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सब कुछ रिवीजन है, ये इसमें नया नहीं है कुछ भी, विजिबल है ये ग्रीन कलर, ये सब कुछ रिवाइज करा रही हूँ, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया, सिर्फ टेबल की फॉर्म में है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ है? करनाल। अभी मैंने बताया 23 में बंगलुरु में, फिर 36-37 में, फिर 47 में, फिर 55 में, फिर 89 में, तो वो सारी चीज़ें इसी की हैं। ये 1995 नहीं है, 55 कर लेना, वैसे तो 23 में बना था अंग्रेजों के टाइम पर। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, मिट्टी लवणता सॉइल सैलिनिटी, मिट्टी में जो लवण है उनकी प्रतिशतता ठीक है गलत है, कौन सी मिट्टी अच्छी, कैसे कंट्रोल करें, इन सबके ऊपर रिसर्च होता है। तो मिट्टी लवणता के लिए रिसर्च करने वाला सेंटर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल सैलिनिटी रिसर्च, इसका नाम है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल सैलिनिटी रिसर्च कहाँ है? ये करनाल। गांधी जी के जन्म के साल में ये बना था 1969। गेहूं अनुसंधान का जो एक ये है ऑफिस है जहाँ गेहूं के ऊपर रिसर्च करते हैं, ये भी करनाल। तो करनाल में कई बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट जो पेस्ट कंट्रोल है ना, कीड़े वगैरह, इनके ऊपर संस्थान है फरीदाबाद। फिर पशु अनुवांशिकी संस्थान भी करनाल में है। पशु अनुवांशिकी संस्थान इसी का पार्ट है। अच्छा कोई नहीं, अगर ये देखने में दिक्कत आ रही है ना ग्रीन कलर में, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्वालिटी बढ़ा लो या सुन लो, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। तुम इसको जब PDF में निकालोगे ना तो ये तुम्हें सब समझ में आएगा। ये कुछ अलग नहीं है, जो 2 दिन पहले पढ़ाया था और जो आज पढ़ा है उसका मिक्सचर है, टेबल अलग नहीं होते, टेबल मिक्सचर है। तो सब कुछ वही रिपीट हो रहा है कि पशु अनुवांशिकी कहाँ है? करनाल में। फिर शिक्षा अनुसंधान, इसको आप SCERT बोलते हैं, 1979 में आएगा, ये गुरुग्राम में है, ठीक है। अगर नहीं भी दिख रहा ना स्क्रीन पे तो कोई नहीं, सिर्फ सुन लो। IIM कहाँ है? रोहतक में। रोहतक में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना 2009, तो वही लिखा हुआ है। फिर अगला है फिल्म एंड TV, मैंने अभी बताया सुपवा, ये मैंने 2 दिन पहले भी बताया था, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, पहली हरियाणा की सोलर यूनिवर्सिटी जिसमें 4 इंस्टीट्यूट आते हैं। पहला फिल्म एंड TV, दूसरा फाइन आर्ट्स, तीसरा डिजाइनिंग और चौथे का नाम है आर्किटेक्चर वाला, अर्बन डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर। अगर स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजाइनिंग कहेंगे तो आंसर रोहतक है, लेकिन अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहेंगे तो आंसर कुरुक्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो IIM आपका रोहतक में है, फिल्म एंड TV आ जाए, फैशन डिज़ाइन आ जाए, फाइन आर्ट्स आ जाए और प्रोफेशनल स्टडीज़ तो आपको रोहतक टिक करना है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो आपकी इकलौती सोनीपत में है, ठीक है। उच्च शिक्षा संबंधित प्रमुख योजनाएं जो सरकार चला रही है, ये आपके बैच में नहीं हुआ था, इसको मैं स्पीड से बता देती हूँ ताकि आपको जल्दी से पढ़ के समझ में आए। एजुसेट, एजुकेशन को सैटेलाइट से आगे बढ़ाओ, मैंने बताया इसके बारे में हुआ है आपको हल्का हल्का, लेकिन यहाँ फिर से दोबारा डाल दिया। एजुकेशन को सैटेलाइट से इसलिए बढ़ाओ क्योंकि एक टीचर अच्छा पूरे देश में जाके नहीं पढ़ा सकता। महात्मा बुद्ध थे तो वो पूरे देश में थोड़ी घूम सकते थे, जिन इलाकों में घूमे, जितने लोगों को ज्ञान दे पाए, 10 लोग 20 लोग, एक आदमी बैठ के बिना माइक के कितने तक अपनी बात पहुंचाएगा? 1000 तक तो नहीं पहुंचा सकता। ना उसके पास कोई यूट्यूब का चैनल था, ना कोई फेसबुक था, ना कोई इंस्टाग्राम था, तो वो अपनी बातें कैसे बताते? जहाँ जाते कहीं बीहड़ जंगलों से होते हुए 10-20 लोग आके बैठ जाते पेड़ के नीचे, वो जीवन की अच्छी बातें बताते, बस हो गया, ये शिक्षा थी।
लेकिन कितना महान आदमी था जो बिना फैले ही उनकी शिक्षा का, ज्ञान का प्रचार प्रसार वो चल बसे। उनके जाने के बाद उनको याद करके किताबें लिखी गई। तो सोचो, जब किताबें इतनी सुंदर लिखी गई, उनकी मौत के बाद ही तो किताबें लिखी गई, महापरिनिर्वाण के बाद। अगर आज ऐसा इंसान हो और सेटेलाइट से हम सबको सुनने का मौका मिले तो इससे बढ़िया और क्या। यही है एडुसेट। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2006 में, 2006 आपका बालिका वर्ष था, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है सैटेलाइट द्वारा शिक्षा प्रदान करना। तो जहाँ हर इंसान नहीं पहुँच सकता, ये एक बहुत बड़ा चेंज है आज के दौर में। आपने रविंद्रनाथ टैगोर को अगर आज हम देखते तो हम लाइव देखते कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में कैसे नोबेल मिला, उन्होंने क्या स्पीच दी वहाँ पर। अभी नोबेल का दिन कल ही तो था ना, 10 दिसंबर। लेकिन आपको वो खुशी थोड़ी मिली कल जो आपको 1913 में मिलती अगर रविंद्रनाथ टैगोर आज होते या आज मिलती। हम उनको लाइव देखते, उनकी स्पीच सुनते। सीवी रमन को 1930 में नोबेल मिला, हमें भी देखने का मौका मिलता। तो ये जो चीज़ें थी ना, सैटेलाइट के बिना संभव नहीं थी। आज सैटेलाइट ने हर चीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया। आप टीवी, रेडियो, लाइव, आप टीचर्स को देख सकते हैं। तो ये सैटेलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, ठीक है। तो सैटेलाइट द्वारा शिक्षा प्रदान करना, एजू सेट, एजू मतलब एजुकेशन, सेट मतलब सैटेलाइट के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। अब आप अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़वा रहे हैं, पूरा साल बर्बाद हो जाता अगर एजुकेशन को सैटेलाइट के थ्रू आपके बच्चों तक ना पहुंचाया जाता। बर्बाद तो हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ये मानो कि कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ना। अगर इस साल में ऑनलाइन मोड ना होता तो हमारे बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते, ब्लैंक हो जाते। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी पढ़ाई चल सकती है। देखो, एक बात बिल्कुल सच्ची है कि टीचर जब तक सामने नहीं होता तो मेरे खुद के बच्चे भी वो बात नहीं आ पाती। जैसे टीचर की आंखों का जो इफेक्ट होता है ना, जो एक सामने बैठे हुए इंसान के साथ ये होता है कि हाँ हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, वो ऑनलाइन मोड में कभी नहीं आ पाता। लेकिन बिल्कुल ब्लैंक से अच्छा है कि कुछ तो सीखें। भाई मान लिया पूरी किताब का सिलेबस नहीं हो पाएगा, लेकिन उस किताब का 40%, 30% कुछ तो सिलेबस होगा। अब ये सोचो कि 0 से तो 30% भी बेहतर है, 50% भी बेहतर है। तो उस सेंस में देखें, अब नेगेटिव माहौल में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ती है। जो बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया कि कुछ नहीं हो सकता तो बात हाथ से गई। लेकिन उस नेगेटिव दौर में क्या बेहतर हो सकता है, तो ऑनलाइन मोड पे जाना पड़ा। लेकिन ऑनलाइन जो है ना, इसका एक नुकसान भी है कि इसमें आपके ऊपर विजिबिलिटी टीचर के सामने आपकी होती नहीं। तो एक जो विजिलेंस होता है ना टीचर का, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। एक टीचर जब सामने बच्चे को देख रहा है, आंखों की अपने आप में एक डर मान लीजिए, एक शर्म मान लीजिए, थोड़ा लिहाज होता है। और बच्चा ना चाहते हुए किताब में देखेगा, पढ़ेगा, फ़र्क नहीं है इस चीज़ का। ऑनलाइन में कौन अच्छा कर सकते हैं, जो सेल्फ मोड में, ऑटो मोड में होता है कि भैया मैं अपने आप कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ना। एज सच टीचर मुझे बहुत ज़्यादा उसमें क्लोज में चाहिए ना, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मुझे कोई मेरे ऊपर प्रेशराइज फील करूँ या ना करूँ। जैसे 3 चीज़ें होती हैं, एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, एक प्रोत्साहन और एक प्रेरणा। ये तीनों हमें, जब मैं टीचिंग का कोर्स कर रही थी तो हमें सिखाया गया था, जहाँ ये 3 चीज़ मिलेंगी ना, वहाँ हमेशा बच्चे का विकास होगा। प्रोत्साहन कब मिलता है, जब टीचर सामने हो, प्रोत्साहित करता है बच्चे को। भरी क्लास में आपने आंसर दिया तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि यार मतलब मैं कुछ अलग हूँ। अपने आप फील होता है ना स्कूल में भी, अगर पूरी क्लास को नहीं आता और आपने हाथ ऊपर किया और आपने आंसर दिया और टीचर का वेरी गुड, तो कितना अच्छा लगता था, प्रोत्साहन था। इसके बाद प्रेरणा क्या होती है, आप क्लास में 2 दिन बाद गए, आप देख रहे हैं सारी क्लास पढ़ रही है, सारी क्लास के पास किताब है, सब याद करके आए, मैम जो पूछ रही है, सर जो, सब लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं। तो आपके मन में आता है कि यार मुझे भी कर लेना चाहिए, मैं ही पीछे रह गया, मैं ही पीछे रह गई। ये प्रेरणा है। कंपटीशन सबसे बेहतर टीचर होता है अगर वो आपको फील होता है। फील ना हो तो फिर दिक्कत आएगी। अब अकेले में क्या दिक्कत है, कंपटीशन पता ही नहीं चलता लेवल क्या है। अब आप कितने लोग मुझे सुन रहे हैं आपको भी नहीं पता, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लास में ये देखते हैं सब लोग आंसर दे रहे हैं, यार मुझे नहीं आ रहा, फिर बच्चा मोटिवेट होता है, घर जाके सारा याद करेगा। तो ये थोड़ा सा अंतर है। प्रोत्साहन, प्रेरणा और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये 3 चीज़ें मिक्स होके एक बच्चे का ओवरऑल बहुत बढ़िया डेवलपमेंट करती हैं। इसलिए कहा जाता है क्लासरूम टीचिंग हमेशा बेस्ट होती है, जिसमें कि टीचर स्टूडेंट के बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन बना रहता है। आप बात भी नहीं कर रहे हैं ना, तब भी आप देखिए आपके घर में जो बच्चे आज स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सीरियसनेस नहीं है पढ़ाई। क्यों? क्योंकि वो बेड में आराम से उठ के टीचर जो है, देख तो रहा नहीं ना, मैं दिखूँ मेरी मर्जी है, मैं कैमरे को ऐसा कर दूँ कि मैं दिखूँ ही ना, तो मैं भी आपको नहीं देख पा रही हूँ। तो आप पढ़े ना पढ़ें, या आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन क्लास में क्या है, बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ करता है, टीचर ये क्या कर रहे हो, बात क्यों कर रहे हो, तो बच्चा थोड़ा सा अलर्ट हो गया। और एक फितरत होती है इंसान की, आपकी एज में खासकर 20, 25, 30 तक, कि उसको एक प्रेशर चाहिए ऊपर से। उसके बाद फिर उसको लगता है, अब जैसे मैं हूँ,
तो मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा कि पढ़ लो, तब भी मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे और सीखना चाहिए। तो एक लाइफ़ ना एक ढर्रे पे आ जाती है एक एज के बाद। लेकिन आप सोचिए कि 12 साल का बच्चा भी वैसे ही पढ़ लेगा जैसे क्लास में पढ़ता है, नहीं होगा। फिर भी उस बुरे टाइम से उभरने के लिए अब जहाँ गाँव में सुविधाएँ नहीं हैं, भई लड़कियों के लिए कोई साधन नहीं है पढ़ने का, तो ऑनलाइन बेस्ट है वहाँ। जहाँ पैसा ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, रोज़ नहीं आ सकते, तो बेस्ट है। यानी आप नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी को ढूँढना सीखिए, ठीक है? तो उसी के द्वारा कह रहे हैं एजुकेशन सैटेलाइट। इससे प्राथमिक शिक्षा भी वैसे हेल्पफुल नहीं होता, प्राइमरी के बच्चे को आप ऑनलाइन पे पढ़ा नहीं सकते, लेकिन जब बिल्कुल ही साधन नहीं है, तो ठीक है फिर कुछ ना में कुछ बेहतर। माध्यमिक शिक्षा दे सकते हैं, कॉलेज स्तर की शिक्षा दे सकते हैं, तकनीकी संस्थानों में शिक्षा का प्रसारण किया जा रहा है। एजुसेट प्रोजेक्ट की शुरुआत सॉफ्ट स्किल योजना के अंतर्गत की गई है, ठीक है? जिसमें बोलना सिखाया जाता है। सॉफ्ट स्किल होता है हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे बातचीत करनी है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लगभग 25 लाख बच्चे इस परियोजना से यानी ऑनलाइन मोड में वो एजुकेशन सैटेलाइट के थ्रू हासिल कर रहे हैं। अगला है सॉफ्ट स्किल योजना। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं आपका बोलने का ढंग, आपके उठने बैठने का ढंग, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, आपका चीज़ों को डील करने का नज़रिया, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना बेहतर है, इन सबको मिला के कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स डेवलप तब होती हैं जब आपको एक अच्छा माहौल मिलता है। अब एक बच्चे ने बचपन से अगर सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी बिल्कुल प्रॉपर जाटू भाषा सुनी है, तो आप उससे ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो गुड मॉर्निंग बोलेगा, वो थैंक यू बोलेगा, वो प्लीज़ बोलेगा, एक्सक्यूज़ भी बोलेगा। वो बेचारा नहीं बोलेगा क्योंकि एनवायरनमेंट ने उसको नहीं सिखाया। अब पढ़े लिखे कल्चर में इसको कहते हैं कि बहुत गँवार है, इसको अकल नहीं है। लेकिन वो जो बच्चा है उसकी गलती नहीं है, वो उसके एनवायरनमेंट ने उसको नहीं सिखाया कि एक्सक्यूज़ मी यूज़ करना है या थैंक यू। अब ये सब चीज़ें हमारे गाँव तक चल जाती है, हमारे शहर तक भी चल जाती है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मुझे कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे कहीं बड़ी जगह नौकरी करनी है, तो अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, तो फिर वो आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे। सरकारी नौकरी तो आपकी कितने ही आप अक्खड़ हैं, कितने ही आप लोग कैसी भाषा बोलते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या आपका कॉम्बिनेशन है कपड़ों का, आप कैसे जूते पहने, कोई पूछने वाला नहीं। आपने पेपर दिया, आप इंटेलिजेंट हैं, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे नहीं होगा। वो देखेंगे आपने आते वक्त कैसे दरवाजे को मूव किया, आप आए तो आपने कुर्सी को जब खींचा तो उससे कैसी मतलब कितनी भयानक आवाज़, कई लोग कुर्सी खींच रहे हैं पूरा रूम में आवाज़ आ रही है। आप जब बैठे तो आपके बैठते टाइम आपके कंधे सीधे थे कि नहीं थे, आपकी आंखों का एक्सप्रेशन कैसा था, आपके चेहरे का, आपकी आंखों में कितना कॉन्फिडेंस था, आपका हेयर स्टाइल ठीक था कि नहीं था। मतलब आपकी पूरी तरह से जजमेंट करते हैं वो, आपके कपड़ों से, जूतों से, आपके स्टाइल से, आपके बैठने के तरीके से। इन सबको जब सिखाया जाता है ना कि प्राइवेट इसमें बहुत कुछ प्राइवेट कल्चर है ना, इसमें इसी की कीमत है। इन सबको इंक्लूड किया जाता है सॉफ्ट स्किल्स में। हमारे सरकारी संस्थान में कोई सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्रोफेसर हो चाहे कितना ही बड़ा टीचर हो, यहाँ अपनी मर्ज़ी से लोग कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी भाषा, देसी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पता होगा छोटे स्कूल्स में भी आजकल उस टीचर को रखते हैं प्राइमरी में भी, PP1 PP2 में, नर्सरी में, जिसकी अंग्रेज़ी बहुत बढ़िया हो। तो इसका मतलब सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट जब चीज़ें हो जाएंगी ना, तो आप देखना 10 साल बाद जब हर चीज़ प्राइवेट दिखेगी आपको, तब सॉफ्ट स्किल्स की कीमत बढ़ जाएगी। और फिर सबसे ज़्यादा मारा जाएगा गरीब आदमी, क्योंकि वो गरीब आदमी कभी बहुत अमीर माहौल में अपने बच्चे को भेज नहीं पाएगा। उसके बच्चे को ना वैसी बोली बोलनी आएगी, वो तो देसी रहना है, ना उसको वैसे कपड़े पहनने का तरीका। अब APJ अब्दुल कलाम थे, गरीबी में पले बढ़े थे। जब उनका उन्होंने मिसाइल बना ली तो उनके पास फ़ोन आया PM ऑफिस से कि दिल्ली आपकी मीटिंग रखवाई गई है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ। तो तुरंत उनके मन में चिंता हुई। चिंता क्या हुई? उन्होंने अपने गुरु को फ़ोन किया जो उस टाइम इसरो के अध्यक्ष थे, और क्या बोले कि सर PM ऑफिस से बुलावा आया है और मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। तो क्या कहा था उनके टीचर ने, उनके जो हेड थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा था अब तुमने सफलता का सूट पहन लिया अब्दुल, अब तुम्हारे कपड़ों की कोई कीमत नहीं है। अब तुम जो पहने हुए हो ना सूट, वो सफलता है, कोई तुम्हारे कपड़े और जूते देखेगा ही नहीं। और ऐसा ही हुआ। हाफ स्लीव्स की नीले रंग की धारियों की एक बहुत लोकल से दर्जी से सिलवाई हुई शर्ट पहन के गए थे वो PM के दफ्तर में। कोई कोट पैंट या टाई नहीं लगाई और पैरों में चमड़े की चप्पल पहनकर। क्यों? क्योंकि अब वो कुछ भी पहनते, सफलता उनके सामने थी। तो सरकार जब मौका देती है ना, तब फिर आपकी सफलता आपका बयान करती है, फिर आपके कपड़े मैटर नहीं करते। लेकिन आप इसको इमेजिन करो, अगर उन्हें कहीं प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े आदमी के सामने प्रेजेंटेशन देने जाना होता और वो जवान होते और वो ऐसे हाफ की स्लीव्स की शर्ट पहन के बिना टाई लगाए, बिना कॉलर बटन बंद किए और चप्पलों में चले जाते, तो चाहे वो APJ कितने ही लायक होते, उनको कोई इंस्टीट्यूट, कोई सेंटर रखता नहीं। क्योंकि प्राइवेट वाले तो आपकी पर्सनालिटी से आपको जज करते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर थोड़ी घुस के देखते हैं। सरकार के जितने महकमे हैं ना, इनमें आपका दिमाग घूमता है।
होता है, और जो प्राइवेट है ना, इनमें आपका दिखावट होती है। तो ये अंतर है। इसलिए जितने भी गरीब लोग हैं ना, जितने एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं, इनके लिए बेस्ट है सरकारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है अच्छे घर में नहीं पैदा हुए, अच्छे कपड़े नहीं पहने, बाहर बड़े बड़े मॉल्स में घूमने का या खाने पीने का अवसर नहीं मिला, क्या फ़र्क पड़ता है आपको बर्गर ढंग से खाना आता है कि नहीं आता? अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप नौकरी पे जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी ये सब स्किल्स देखी जाती हैं। तो इसीलिए निजीकरण बहुत फ़ायदेमंद नहीं है, तुम्हें 10-20 साल बाद समझ में आने लगेगा। चलिए, सॉफ्ट स्किल योजना 2005-6 से हरियाणा के 6 सरकारी कॉलेजों में योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की क्षमता में वृद्धि करना और उन्हें संप्रेषण, कम्युनिकेशन, हाउ टू कन्वे योर फीलिंग्स, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। तो संप्रेषण कौशल मतलब बोलने का तरीका, ये ना स्किल्स होती हैं। जैसे ग्रुप में आप खड़े हैं पढ़े लिखों के बीच, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। आप देखो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, 10-20 लोग खड़े होते हैं, तो उनका बात करने का तरीका, सलीका, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ अलग दिखती है। आप कहीं गाँव में 4-5 लड़कों को देखो, ग्रुप में बिल्कुल अलग दिखते हैं। अलग है ना, ये कैसे सीखा अलग उसने? माहौल से। तो अमीरों को तो अच्छा माहौल बचपन से मिला, उन्हें तो आ गया। गरीब आदमी को तो हर जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे सीखेगा? उसको माहौल मिलेगा ही नहीं। तो ये सब सिखाया जाता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में। अंतर्वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल का बहुत मैटर होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बैठने का तरीका, एक एक चीज़ आपके बारे में बहुत सारी बातें बयां करती हैं, आपको पता भी नहीं होगा। एवरेज बच्चे को तो पता ही नहीं होता। जब आप कहीं खड़े भी होते हैं ना, तो जो लोग हाई लेवल पे जिनको ये इंटरव्यू और इन सब का काम करना होता है, वो सिर्फ आपके बैठने से जज कर लेंगे कि आप इंट्रोवर्ट हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हैं। जो लोग हमेशा हाथ बांध के खड़े होते हैं ना, ऐसी मान्यता होती है, बॉडी लैंग्वेज के नियम। एक पीएस करके बहुत बड़ा आदमी था जिसने पूरी चीज़ों को एनालाइज करके बताया। थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि जो लोग हमेशा पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं और जो हमेशा हाथों को बांधे रखते हैं, इसका मतलब वो सामने वाले के विचारों को बहुत जल्दी सीखेंगे नहीं। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है। ये थोड़ा सा ईगो को शो करता है। तो ये बहुत छोटी बातें हैं, हम आम लोगों को कोई नहीं बताता ना ये बातें। ये रिच कल्चर में बचपन से सिखाई जाती हैं। उनके खाने का तरीका, उनके प्लेट में भाई सब्जी रोटी खाने का तरीका, उनका चम्मच और फोक को पकड़ने का तरीका, सब चीज़ें अलग मिलेंगी क्योंकि माहौल ऐसा मिला। अब ये आम बच्चे को कहाँ से आएगा, और प्राइवेट में तो उसी को देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें अंतर्वैयक्तिक कौशल हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो बीपीओ है ना, कॉल सेंटर्स, गुड़गांव तो पूरा बीपीओ सेक्टर ही तो है। वहाँ जो कॉल सेंटर्स हैं, इनमें नौकरियाँ मिलती हैं। इसके लिए आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। तो ITES ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है, IT सेक्टर पूरा, इसके लिए प्रशिक्षण देते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण किस में देते हैं? सॉफ्ट स्किल में। बोलने का तरीका अपना अच्छा होना चाहिए, तभी आपका नंबर आएगा, वरना प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई मतलब नहीं है। इन सबसे ये दिखती हैं बातें। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी मैंने बहुत बार डिस्कस कर लिया, सीधे पढ़ती हूँ। इस योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 2005 में की। 6 में तो कॉलेजेस बनने लगे, 5 में की थी। सोनीपत ज़िले के कुंडली नामक स्थान से की गई। ज़िले की योजना उच्च हायर और ये टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा, जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बड़े बड़े नाम हैं। तुम में से तो 99% नहीं सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि आम परिवारों में इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। इनमें और इनमें बहुत पैसा लगेगा, ये फ्री के नहीं होंगे कोर्सेज, करोड़ों रुपए मतलब आदमी खर्च करेगा, तब इनमें वो पारंगत बनेगा कि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करेगी। ठीक है, तो ये सब प्राइवेट के लिए है, सरकारी के लिए नहीं है ये। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में एक नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसको बोल रहे हैं NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। उसमें लॉ करने के ही बहुत महंगी फीस लगेगी। तो ये सब चीज़ें एडवांस बनाएंगी, लेकिन ये आम आदमी के लिए नुकसान मतलब फ़ायदेमंद नहीं है। इंग्लिश लैब, जहाँ इंग्लिश लैब में इंग्लिश स्पोकन पर थोड़ा सा ज़्यादा काम किया, लड़कियों के लिए पहले ट्राई कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कॉलेजों में हाई एजुकेशन के लिए लड़कियों के लिए इंग्लिश लैब की स्थापना की है। इसका मुख्य उद्देश्य है अंग्रेजी भाषा और इसके प्रयोग के लिए शिक्षा प्रदान करना और छात्रों को स्वशिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाना। महिला छात्रा सशक्तिकरण योजना, तो सब कॉलेजेस में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इनमें इनके लिए बहुत जगह हॉस्टल्स बनाए गए, बहुत जगह इस तरह के हॉल्स बनाए गए, ऑडिटोरियम्स डेवलप किए गए। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में महिला कक्ष की स्थापना की गई। इसमें मार्शल आर्ट्स और ये सब भी सिखा रहे हैं लड़कियों को फ्री में। इस योजना का उद्देश्य है स्त्री पुरुष संबंधित विषयों के विषय में छात्र को उचित जानकारी प्रदान करना। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप योजना, जो हायर लेवल पे पढ़ाई करते हैं, MPhil है, PhD है, इन लोगों के लिए है ये। इस योजना के अंतर्गत SC और ST जो पिछड़ी जाति के हो, देश की सरकार कहती है तुम पढ़ो, पैसा हम देंगे, तभी JRF और ये सब होते हैं ना, के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में MPhil और PhD करने के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, फेलोशिप।
ये योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। पूछ लेंगे जैसे कि बताइए ज़रा, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप योजना कौन चला रहा है, तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय, SC/ST की बात यही करेगा, अधिकारिता मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, स्वास्थ्य का टॉपिक एक अलग टॉपिक है, स्वास्थ्य के टॉपिक पे भी बात नहीं करते क्योंकि स्वास्थ्य अलग है और जो ये संचार वाला था ये दो अलग मुद्दे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँ क्योंकि इसमें ये है हॉस्पिटल्स और ये सब, ये इसके टॉपिक से बिल्कुल अलग है। प्रमुख विश्वविद्यालय, जितना मुझे याद है मैंने ये आपको सारा पढ़ा दिया है, एक रिवीजन है ये लास्ट की, हरियाणा की प्रमुख यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको क्लियर ना दिखे तो कोई चिंता ना करना, सब कुछ तुम्हें आता मिलेगा, सिर्फ सुनने में ध्यान रखना। सबसे पहला नाम लिखा है KU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। 1956 में आपके हरियाणा बनने से भी 10 साल पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिसकी नींव रखी थी वो आपकी पहली यूनिवर्सिटी थी हरियाणा में, लेकिन उस टाइम आप हरियाणा नहीं थे, आप पंजाब थे, कोई बात नहीं, लेकिन थी तो यूनिवर्सिटी हमारे इलाके में। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में हरियाणा का निर्माण होने से पहले, वही बात लिखी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र 1956। इस विश्वविद्यालय की नींव भारत के पहले राष्ट्रपति, इसको बंद कर दो, बाहर से साउंड जारी होगी, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रखी गई। हस्तलेख संग्रहालय, यहाँ एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें पांडुलिपि यानी हैंड रिटन ओरिजिनल किसी चीज़ की कॉपी, आज से हज़ारों साल पहले भी तो लोग लिखते थे, तब भी तो ऋषि मुनि जो थे, जो उस टाइम के ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, तब ब्राह्मण मतलब कोई जात नहीं थी, ब्राह्मण लिखाई पढ़ाई करने वाला, ठीक है, उसको ब्राह्मण कहते थे। तो उस टाइम पे ताड़ पत्रों पे किसी ऋषि मुनि ने कुछ लिखा और फिर वो बस गायब, पता ही नहीं चला वो ऋषि मुनि कहाँ गया, वो एक्सपायर हो गए, कहीं वो दबे पड़े रह गए, कभी हज़ारों सालों बाद वो सब दोबारा ढूंढे गए। कुछ प्रतियां दिल्ली में मिली, कुछ प्रतियां उसकी हरियाणा में मिली, कुछ प्रतियां उसकी पंजाब, क्योंकि ट्रैवलिंग भी तो होती थी ना ऋषि मुनियों वाली, जो ये लोग ट्रैवल भी करते थे। तो ऐसा एक हस्तलिखित हमारे यहाँ म्यूजियम डेवलप किया हमने इसी यूनिवर्सिटी में, कहाँ पर, KU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। इसकी स्थापना का श्रेय पंडित स्थाणु दत्त शर्मा को जाता है। तो स्थाणु दत्त शर्मा जी ने हस्तलिखित पांडुलिपि जो उनको मिली उन सबको उन्होंने सर्च किया, या पहले से थी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, उनको उन्होंने KU में कि भाई एक सेंटर बना दिया कि हम यहाँ रखें। ठीक है, तो ये सब 1956, बस ये स्थाणु जो ये नाम है ना स्थाणु दत्त शर्मा, ये ध्यान रखना हस्तलिखित वाला। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, हिसार में मैंने आपको डिटेल से बताया था, HAU बना था, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में, आपकी स्थापना के कुछ टाइम बाद। पहले हम पंजाब से सारी चीज़ें कर रहे थे, थी यूनिवर्सिटी पहले भी, लेकिन पंजाब से इसका सारा फ्यूचर था। फिर हमने जब अलग ही हो गए तो अपना काम खुद करेंगे, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में अपने इंडिपेंडेंट काम करने लगी। 7वें प्रधानमंत्री आपके हुए थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया देश में किसानों के लिए, तभी उनके किसान घाट, उनकी समाधि का नाम है चौधरी चरण सिंह जी। कब आएगा उनका दिवस 23 दिसंबर को, किसान दिवस। तो आप ये लगा लीजिए कि उन योगदान दिया देश में किसानों के लिए, तभी उनके किसान घाट, उनकी समाधि का नाम है चौधरी चरण सिंह जी। कब आएगा उनका दिवस 23 दिसंबर को, किसान दिवस। तो आप ये लगा लीजिए कि उनके नाम की यूनिवर्सिटी हरियाणा ने बनाई। यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी थी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1991 में उसके नाम में जोड़ दिया CCS, तो चौधरी चरण सिंह, CCS, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हर एक अल्फाबेट का मतलब, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मान लीजिए, 1970 में बनी। 1997 में इसको प्राइज भी मिला था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को सर्वोच्च संस्थान, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इसको दिल्ली में प्राइज मिला। नेक्स्ट है MDU मैंने आपको बताया था रोहतक में है। MDU आपके हरियाणा बनने के 10 साल बाद, और ढेरों कॉलेजेस हैं जो MDU ही रन करता है, ठीक है। MDU रोहतक में 1976 में, हरियाणा बनने के 10 साल बाद। इस विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज भिवानी में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, झज्जर में, हिसार में, पानीपत में, सोनीपत में, रोहतक में। तो MDU तो फेमस है, हर किसी को पता है, 10 साल बाद। नेक्स्ट है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसको आज आप कहते हैं DCRUST, DCR, दीनबंधु छोटूराम UST, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DCRUST यूनिवर्सिटी 1987 में अस्तित्व में आई, एक कॉलेज था। फिर इसमें डेवलपमेंट होती गई और आज एक ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहीं पर पढ़ता है CIPET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है। तो ये दीनबंधु छोटूराम DCRUST, DCR UST 1987 में, और इसमें कुछ खास नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया, CPET इसी का एक पार्ट है। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, GJU बोलते हैं इसको,
गुरु जम्भेश्वर का नाम क्या है? जीजेयू, गुरु जम्भेश्वर। मैंने आपको बताया था जम्भेश्वर जी एक पर्यावरणविद थे, 1451 में जन्मे थे और 1536 में एक्सपायर हो गए, 15वीं शताब्दी में थे इसका मतलब वो। और वो उस टाइम पर जब आपके यहाँ लोधी वंश था, आपके यहाँ बाबर था, आपके यहाँ हुमायूं था, उस टाइम पर उस आदमी ने कहा था कि पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, कटिंग ट्रीज के बिल्कुल खिलाफ थे वो। उन्होंने कहा था जानवरों के जीवन की भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। आज 2010 में हम कहते हैं 10 साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के जीवन को एक संरक्षण दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात उस आदमी ने कब कह दी थी? 1536 में, तो वो एक्सपायर हो गए थे। यानी वो कितने दूरदृष्टा रहे हुए। उन्होंने उस टाइम कहा पेड़ मत काटो, उस टाइम कहा जानवरों के जीवन की इम्पोर्टेंस को समझो, पक्षियों को मत मारो और पर्यावरण की रक्षा करो। तो ये बातें जो आज आपको स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, टीवी के थ्रू समझाई जाती हैं, ये उस आदमी ने 500 साल पहले बताई थी, 500 से भी पहले साल। तो वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं था, उसके पास कोई ऐसे यंत्र तो थे नहीं कि वो CFC की मात्रा माप ले या ओजोन के बारे में जानता हो, लेकिन उस आदमी को इतनी समझ थी, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। बिश्नोई समाज कहते हैं उनको, अपने भगवान के रूप में पूजता है। और ये थे तो राजस्थान से, लेकिन हमारे हरियाणा के हिसार में इनके नाम की यूनिवर्सिटी चलती है, GJU यूनिवर्सिटी, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GJU यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, 1995 में। तो पर्यावरणविद हैं ये, ठीक है, गुरु जम्भेश्वर, इन्हीं को गुरु जम्भाजी भी कहते हैं। चौधरी देवीलाल, सिरसा कहते तो सिरसा में यूनिवर्सिटी बनेगी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा 2003 में 5वां विश्वविद्यालय था यह आपके हरियाणा का। भक्त फूल सिंह BPS, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय विमेंस यूनिवर्सिटी खानपुर कला सोनीपत गोहाना में 2006 में हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है और उत्तर भारत का भी सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। इस साल बालिका वर्ष मनाया था, हमने बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। नेक्स्ट है पंडित BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जी को आप सब जानते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है ये और रोहतक में है, 2008 में बना। तो BD शर्मा जी बहुत बड़ी हस्ती थे, आपके पहले CM, ठीक है। केंद्रीय इकलौता एक सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक केंद्रीय, केंद्रीय मतलब सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी जंतपाली या जाटपाली गांव में है, महेंद्रगढ़ में, 2009। जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, इन सब का चांसलर ऑटोमेटिकली आपका गवर्नर है, गवर्नर इन सब का चांसलर है। गवर्नर रोज रोज आके यूनिवर्सिटी का काम नहीं देख सकता, इसीलिए हर यूनिवर्सिटी में VC बनते हैं, वाइस चांसलर, वो बनाने वाला भी गवर्नर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसका गवर्नर आपका राज्यपाल नहीं है, इसका गवर्नर बाहर से आएगा, देश के स्तर पे। ये विश्वविद्यालय अस्थायी रूप से नारनौल के सरकारी महाविद्यालय में चलाया जा रहा है। तो अब ये महेंद्रगढ़ का जंतपाली, बस ये नहीं पूछेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। YMCA, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने थोड़ा बहुत हो सकता है बताया हो, ना बताया हो तो अब सुनिएगा, अब इसको डिटेल से समझा रही हूँ। YMCA क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जहाँ ये YMCA लिखा है ना, इसका मतलब है यंग मेन, यानी जो यंग लोग हैं, यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ईसाई लोगों की एक संस्था है, यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोग क्रिश्चियन थे, ईसाई धर्म का बाइबल की बात करते थे, ईसा मसीही की बात करते थे। आप जानते हैं इंडिया में तो इनका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, जब ये अंग्रेज़ आए, जब ये पुर्तगाली आए, तो हमारे यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इस ईसाई धर्म के एक संस्था है YMCA, जिसने ये सरकार से पैसा लेके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी में काम किया। सिर्फ एक कॉलेज बना था, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, एक कॉलेज बना था 1969 में, जिसको नाम दिया YMCA, ये यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक साइंस पढ़ाने वाला कॉलेज था बस। लेकिन बाद में उस टाइम पे हमने थोड़ा सा मदद ली थी, क्योंकि हमें था कि इसके हम टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई कर पाए थे। तो हमने, इंडिया ने इंडो और ये आपका जर्मनी की मदद ली। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था ये, हमारे साथ जर्मनी आया कि हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में 1996, इसको मैंने उल्टा कर दिया, 96 में हमने जर्मनी को कहा कि बस भाई बहुत हो गई आपकी मदद, अब मैं आपकी और मदद नहीं चाहती, कई साल हो गए थे पढ़ते पढ़ाते में सब चीज़ें आ गई। तो हमने इंडो जर्मन में से जर्मन को हटवा दिया और अब ये पूरी तरह से हमारे इंडिया की सरकार की प्रॉपर्टी था। तो YMCA जो पहले इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था 1969 में कॉलेज के रूप में, अब 1996 में वो मतलब हमारी गवर्नमेंट का एक, ये मान लीजिए, सेल्फ की प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। इसी को अब 2018 में नाम बदल के बना दिया YMCA का। एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं आपके यहाँ, जगदीश चंद्र बोस, JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो
तो ये वैज्ञानिक हुए हैं, और क्योंकि यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है तो कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें वैज्ञानिकों की ही इंपॉर्टेंस होगी। तो इसका नाम कहा YMCA क्यों चला? ये बार बार एहसास दे रहा है कि ये कोई विदेशी संस्था है, विदेशी संस्था है। अब तो विदेशी है भी नहीं, तो इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया, अपने देश के एक बड़े वैज्ञानिक के नाम पे प्रोफेसर JC बोस, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी बदला था 2018 में। तो YMCA आपको एक ऐसा एहसास कराता था कि दुनिया से मतलब हमसे अलग है, दुनिया की अलग चीज़ है ये। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, क्यों पढ़ा रहे हो उस नाम से? जब आपके देश का पैसा आपका लग रहा है, आपके राज्य का, तो क्यों ऐसे पढ़ा रहे हो? इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, प्रोफेसर JC बोस, या सर JC बोस भी लिख देते हैं, JC बोस, जगदीश चंद्र बोस, वैज्ञानिक के नाम। ठीक है, ये फरीदाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम 2009 में नहीं आएगी। इसका अगर पूछे तो 1969 टिक करना, और फिर जब ये इंडो जर्मन से स्पेशल इंडिया पूछेंगे तो 1900। ठीक है, लाला लाजपत राय, इसका नाम है लूवास। लूवास, ध्यान से सुनो। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए काम करती है? वेटेरिनरी, वेटेरिनरी होता है पशु चिकित्सा से जुड़ा, वेटेरिनरी, VETE, वेटी RI, यहाँ जगह नहीं है, इकट्ठा आता ही है, वेटेरिनरी NARY, वेटेरिनरी मतलब पशु चिकित्सा से जुड़ा। तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेस, मतलब पशु विज्ञान, तो जानवरों के लिए पूरा काम करती होगी यूनिवर्सिटी में। तो लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? हिसार, 2012 में। ये हिसार का बहुत बड़ा सेंटर है। दूसरा है लुवास में बहुत बच्चों को सरकारी नौकरी मिलती है क्योंकि सरकार पैसा लगाती है। तो यहाँ लैब अटेंडेंट या क्लरिकल डिपार्टमेंट में हमारे खुद के कई बच्चे जो हैं वो सिलेक्टेड हैं। कई बार सर ना उसमें लगा देते हैं DP और उनमें कि लुवास एग्ज़ाम क्लियर्ड एज अटेंडेंट, वर्किंग एज अटेंडेंट, तो वो लुवास यही है। लाला लाजपत राय भी मतलब वेटेरिनरी, वेटेरिनरी मतलब ये पशु चिकित्सा वाला, ठीक है, एनिमल साइंसेस, तो ये हिसार में है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ये आपके मीरपुर, मीरपुर कहाँ पड़ेगा? आपके रेवाड़ी, ठीक है। एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी भी है जिसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है, उसका आपके यहाँ सिर्फ एक रीजनल सेंटर है करनाल में। इंदिरा गांधी इग्नू 1985 में, ये पूरी यूनिवर्सिटी एक बड़ा कॉलेज चला रही है ये, और मीरपुर पड़ता है आपके रेवाड़ी, ठीक है। चौधरी बंसीलाल, बंसीलाल जिन्होंने 12 साल आपके राज्य के CM के रूप में काटे और कैबिनेट मिनिस्ट्री में रहे, इंदिरा गांधी के खास लोगों में से थे जिन्होंने बाद में अलग होकर पार्टी बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, वही आप चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी 2014 में बनी, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें आगे बंसीलाल हो गया 2014। नेक्स्ट इन्होंने कोई खासियत ऐसा है नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, काम कर रही है। हरियाणा विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, ये काम का है। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है जहाँ स्किल सिखाई जाती है। स्किल समझते हो? जैसे प्लम्बर है, जैसे कोई मान लीजिए आपके मोबाइल को ठीक करने वाला कोई है, तो ये स्किल होती है। कोई टेक्निकल इस तरह का काम सीख लेना, ये स्किल होती है। स्किल आपको भूखा नहीं मरने देगी। अगर आपको मोबाइल ठीक करना आता है, आपको लैपटॉप ठीक करना आता है, आपको गीज़र ठीक करना आता है, AC ठीक करना आता है, आपको पानी के पाइप फिट करने आते हैं, आपको बिजली का काम करना आता है, तो आपके अंदर स्किल्स हैं। ये सब भी तो सीखनी पड़ती है ना। जो हमारे यहाँ ये ITI है, आजकल तो कुछ नहीं कराते, लेकिन ITI बनाया इसी के लिए गया था कि सस्ते लेबर को कैसे इंडिया में अपना हक मिले। अगर आप प्राइवेट काम करते हैं तो कोई आपको हक नहीं देता, लेकिन सरकारी इलेक्ट्रीशियन भी होते हैं, सरकारी प्लम्बर भी होते हैं, सरकारी माली भी होते हैं, हर लेवल पे काम करते हैं ना, इनके कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। कोर्सेज़ कहाँ होते हैं? ITI में, पॉलिटेक्निक। तो इस तरह से अब एक यूनिवर्सिटी बन रही है जिसने कहा कि हम स्किल्स को डेवलप करेंगे, तरह तरह के स्किल्स। पढ़ाना भी एक स्किल है, इसके लिए भी अलग से कोर्स करना पड़ता है, तभी लोग JBT और BEd करते हैं। डॉक्टरी भी एक स्किल है, उसके लिए आपको MBBS के 5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, MD की पढ़ाई। तो किसी भी काम में उतरने से पहले ना आपको BA MA से काम नहीं चलता, आपको उसमें उस काम की नॉलेज गेन करनी पड़ती है। इसी को हम कहते हैं स्किल डेवलप करना। तो बोलना एक स्किल है, कंप्यूटर पे काम करना एक स्किल है, कुछ इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें सीख लेना, हर चीज़ एक स्किल है, जिसमें जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। अब आपके पास अंदर कोई स्किल है नहीं, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और आप सोच रहे हैं यार मैं कैसे पैसा कमाऊँ। पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता, पढ़ना भी एक स्किल है। रातों रात पढ़ना किसी के बस की बात नहीं होता, घंटों घंटों पढ़ना भी किसी के बस की बात नहीं होता। तो इसलिए पढ़ना स्किल है, बोलना स्किल है, हर चीज़ स्किल है। अब ये स्किल, अब ये विराट कोहली है, आप ये देखो, एक किसी भी चीज़ के ऐड में आएगा और 10-20 करोड़ रुपए कमाएगा। च्यवनप्राश के ऐड में आएगा, कहेगा मैं रोज़ च्यवनप्राश खाता हूँ और 20 करोड़ उसके। अब ये बात तुमसे कोई क्यों नहीं मंगाता? क्योंकि उसने पहले अपनी स्किल्स को इतना
स्ट्रॉन्ग बनाया कि लोग सोचें कि वो क्या खाता है वो अच्छा हो। आप खड़े होकर कह रहे हैं मैं च्यवनप्राश खाता हूँ, लोग हंसेंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि आपको कोई जानता ही नहीं। अमिताभ बच्चन अगर कह रहा है कि सर्दियों में बोरोप्लस लगानी चाहिए, तो लोग सोचते हैं हाँ ये इतना बड़ा आदमी कह रहा है कुछ तो। अमिताभ बच्चन कौन सा बोरोप्लस लगाता होगा, लेकिन उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू है, वो करोड़ों रुपए लेता होगा बोरोप्लस पर, उससे करोड़ों रुपए। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, इनकी शक्ल की वैल्यू होती है। प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, क्या नाम है उस बॉक्सर का, मैरी कॉम को बनाया था। तो मैरी कॉम कोई ऐसे बहुत सुंदर महिला थोड़ी थी, लेकिन मैरी कॉम की फेस वैल्यू मतलब चेहरे की वैल्यू नहीं होता, जैसे ना आपके चेहरे को देख के लोग रुकें, सोचें कि आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू। तो ये जो स्किल्ड लोग होते हैं ना, इन्होंने इतना अपने आप को पारंगत कर लिया। सचिन तेंदुलकर है तो बहुत हैंडसम तो है नहीं, छोटी सी एक्टर तो फिर भी ठीक लगते हैं, लेकिन जब उनके पुराने वाली सीरीज़ कभी देखते हैं तो दिखता है कि सब बच्चा वो 16-18 के थे, तो शक्ल भी सुंदर नहीं थी, अजीब सा चेहरा, अजीब से बाल, लेकिन देखो एक साइन करने के, एक ऐड करने के करोड़ों रुपए, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने अपने अंदर स्किल डेवलप की। यही काम आपकी एक यूनिवर्सिटी करेगी अगर किया तो। वैसे तो करती नहीं है यूनिवर्सिटीज़, पर हमने डेवलप कर ली हरियाणा विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा में विश्वकर्मा जी के नाम पे स्किल डेवलपमेंट के लिए एक यूनिवर्सिटी बना दी गई, ठीक है। ये इंडिया की पहली स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी थी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसका पूरा नाम है कल्पना चावला, KC गवर्नमेंट का G और MC मेडिकल कॉलेज, ये इसका पूरा नाम करनाल में प्रस्तावित नहीं है। अब ये फंक्शन कर रहा है, अब यहाँ रोज़ न जाने कितने लोगों के ऑपरेशन और सब कुछ होता है। कल्पना चावला के सम्मान में खोलने का निर्णय लिया गया। तो कल्पना चावला क्योंकि करनाल की थी, यहीं पे मेडिकल कॉलेज खोल दिया। अब उम्मीद करती हूँ ये सारा टेबल, ये निचोड़ था यूनिवर्सिटीज़ का, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब कोई तुमसे पूछे KU कहाँ है तो कुरुक्षेत्र, MDU कहाँ है तो रोहतक, लुवास कहाँ है हिसार, GJU कहाँ है हिसार, तो ये पता होनी चाहिए अब तुम्हें। लाला लाजपत राय, कोई फुल फॉर्म पूछ ले तुमसे, चरण सिंह पूछ ले हिसार कृषि का, MDU पूछे तो हमें पता है ये कितने कॉलेजेस चल रहे हैं बहुत सारे इसके अंदर, डीक्रस पूछे तो मुरथल सोनीपत, गुरु जम्भेश्वर हिसार में, देवीलाल सिरसा में, BPS वहाँ जितने कॉलेजेस चल रहे हैं बहुत सारे इसके अंदर, डीक्रस पूछे तो मुरथल सोनीपत, गुरु जम्भेश्वर हिसार में, देवीलाल सिरसा में, BPS वहाना सोनीपत में, BD शर्मा रोहतक में, केंद्रीय विश्वविद्यालय सिर्फ एक है जंतपाली आपका महेंद्रगढ़ में। YMCA का नाम कर दिया क्या, आपके यहाँ के एक वैज्ञानिक के नाम पर, क्या नाम उनका, JC बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो 1969 में बना, फिर 96 में हमने जर्मनी से भाई पूरा जितना था ना उसका शेयर वो सब उसको दे के पैसा अपना लिया। फिर लुवास है ये आपका हिसार में, इंदिरा गांधी मीरपुर रेवाड़ी में, बंसीलाल आपका भिवानी में, विश्वकर्मा आपका दुधौला पलवल में, कल्पना चावला का नाम, ठीक है। तो ये हमारा शिक्षा का टॉपिक पूरा। मैंने पत्रकारिता नहीं पढ़ाया अभी, ना ही मैंने इसमें वो संस्थान वाला, क्योंकि वो थोड़े से अलग टॉपिक है, वो यहाँ फिर मिक्स होके ना पेपर में दुखी करेंगे। तो हमने एजुकेशन के टॉपिक को पूरी तरह से पढ़ लिया। अब कोई भी तुमसे डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछे या कोई भी यूनिवर्सिटी पूछे तो तुम्हें दिक्कत ना हो, ये क्वेश्चंस कर लेना। जैसे इन क्वेश्चंस को करके क्या होगा, तुम्हें ये लगेगा कि हाँ ये टॉपिक अब पेपर में आएगा तो हम कर सकते हैं। मैं एक दो बता देती हूँ। जैसे हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, 84% लेके कौन बैठा, गुड़गांव। तो हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला 54 वाला कौन था, मेवात या नूंह। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बना HPSC, ये तुम्हें पता होगा 1969। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में चंडीगढ़ में हुई। 81 में इसे कहाँ ले जाया गया, भिवानी। अब ये करना तुम क्वेश्चन करोगे ना, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मुझे चीज़ें आ गई। पहले पढ़ना होता है, समझना होता है सबसे पहले, फिर पढ़ना होता है, फिर फाइनली जाके इनको तैयार करना होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेहनत करना। सिर्फ बैठ के सुनते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। कला और संगीत, अब ये दूसरा टॉपिक है, इसको मैं स्टार्ट करा देती हूँ क्योंकि कल आपकी पढ़ाई नहीं हुई थी और आज कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में बातचीत करें। ये टॉपिक बहुत आसान है। मैंने कला और संगीत कहा था, ये एक्चुअली मैंने आपको ना पहले बहुत सारा इसमें 90% सिलेबस आपको करवा रखा है। कैसे, मैंने पर्यटन स्थल कराए थे, वही सब है। तो एक टॉपिक पूरा हो जाएगा हमारा, बहुत आसानी से हमें पता भी नहीं चलेगा। जितना पॉसिबल होगा उतना सुन लेना, उसके बाद फिर अगर तुम्हें लगता है कि लंबा टॉपिक है तो मैं क्लास को छोड़ दूँगी, ठीक है। पहला टॉपिक है कला और संस्कृति का। मैंने आपको कहा था मैं थोड़े टफ टॉपिक उठाऊँगी, थोड़ा सा टफ टॉपिक्स में आएगा क्योंकि इसमें स्थापत्य आएगा, इसमें मूर्ति कला आएगा, इसमें संगीत आएगा जो कि टफ लगते हैं क्योंकि वो हमने रोज़मर्रा में सुने नहीं है। अब धीरे धीरे चीज़ें टफ की तरफ मुड़ेंगी। अब तक चीज़ें थी आसान, अब थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें जब मैं पढ़ाऊँ तो ध्यान से सुन लेना, फिर एक बार पढ़ लेना, फिर दोबारा कुछ इंपॉर्टेंट लगे नोट कर लेना, फिर क्वेश्चंस करना, किताब को देख के, किताब को पढ़ के फिर क्वेश्चंस, फिर आसान लिखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं टफ वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कला और संगीत, आर्ट एंड म्यूजिक।
तुम्हें क्या लगता है हरियाणा में आर्ट बहुत एडवांस थी या नहीं थी? हरियाणा में कल्चर के नाम पे हम लोग जाने जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। हमारी आर्ट बहुत एडवांस लेवल की नहीं थी, लेकिन हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, हमने उसको कंजर्व नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी धीरे 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 करके खत्म होती गई, नष्ट होती गई। इंडिया में पुरानी चीज़ों की केयर टेकिंग के लिए एक संस्था बनाई गई थी, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था, लेकिन आज वो नई दिल्ली में है। और मोदी जी ने 2018 में उसका नाम बदला है हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का, और नाम कर दिया धरोहर भवन। अच्छी बात है, याद करना आसान है, क्योंकि वो प्राचीन धरोहरों की सुरक्षा से संबंधित काम करता है। वो पैसे खर्च करता है, धरोहरों की मेंटेनेंस करता है। आप ये मान के चलो कि ताजमहल इतने सालों से एज इट इज़ नहीं खड़ा हुआ। ताजमहल को ऐसे का ऐसा रखने में हर साल लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पता नहीं कितनी लेबर लगी रहती है लाल किले में, कुतुब मीनार में। मैंने तो कितनी बार देखा है, जब भी जाते हैं हुमायूं टॉम्ब में कोई ना कोई काम चल रहा होता है। ये सब खर्चा मांगता है। पुरानी इमारत है, उसका एक टाइम पीरियड है, 500-700 साल में वो जर्जर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमें उसको एज इट इज़ रखना है जैसी थी, तो उसमें पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। तो ये टूरिस्ट आते हैं ना, पैसा देते हैं, इस सब पैसे का एक बड़ा हिस्सा उसकी मेंटेनेंस पे लगा दिया जाता है। ताजमहल इतना खूबसूरत ऐसे ही नहीं कि सदा से ऐसे खड़ा है, वहाँ कितने ज़्यादा माली लगे हुए हैं। आप इमेजिन करके देखो, वो कैसे सुंदर बन गया। वहाँ पूरे साल में कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि घास मुरझाई हुई है या फूल सुंदर नहीं लग रहे हैं। तो उस पर क्या सरकार को खर्चा नहीं करना पड़ता। वो जो पत्थर इतना चमकीला है, कितनी दुनिया रोज़ आती है, तो उनके पैरों से, मिट्टी से, धूल से, आंधी से, न जाने कितनी मथुरा रिफाइनरी वहीं है, उन सब की गंदगी से वो पत्थर क्या अब तक काला नहीं हो जाता, रंग तो बदल ही रहा है। तो उसको सोचो उसकी सफाई पे कितना पैसा लगता होगा। तो ये सब चीज़ें मेंटेनेंस बनती हैं। हरियाणा में इन सब पे काम नहीं किया गया, और इसलिए टाइम बीतते 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 अरे यहाँ जो चीज़ें थी ना, वो विनष्ट होती चली गई। ये तो अब सरकार थोड़ा सा जाग गई है, थोड़ा सा काम कर रही है। आप ये देखो एक चीज़ सोच के कि इस पूरी सभ्यता की शुरुआत आपके यहाँ से हुई, जिसको आप कहते हैं कि हमारा सभ्यता का, संस्कृति का पालना, ये हमारा कुरुक्षेत्र, हमारा करनाल, ये हमारा जींद का इलाका, ये पूरा वो इलाका है जहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी खोद के तब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई है। तो ये कितनी बड़ी बात है। सरस्वती को आपके वेदों में लिखा गया नदी तमा, यानी नदियों की रानी, आज जो गायब है, इसके बारे में बच्चे भी नहीं जानते यहाँ के। तो ये सब एक पुराने कल्चर की कहीं ना कहीं समृद्धि को दर्शाता है, लेकिन क्योंकि टाइम रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, ये सब चीज़ें विनष्ट होती गई। कल मैं सोनीपत में ही रेलवे स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर है, इस पे से गाड़ी में से कहीं आ रहे थे, किसी की शादी में गए थे, परसों की बात है। तो मेरी नज़र पड़ी फ्लाईओवर से जब ऊपर थे, अंदर एक एरिया में कोई टूटा फूटा ना गुंबद टाइप का था। मतलब मैं सोनीपत में कितने दिनों से रह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या है। और उसमें जो है ना ईंटें निकली पड़ी थी, मतलब हल्का सा मुझे दिखाई दिया, एक व्यू मुझे जो दिखाई दिया। अब आप सोचो वो गुंबद किसी पुराने राजा ने बनाया होगा, हज़ारों साल पहले, क्या पता किस वंश के किस बड़े राजा ने बनवाया होगा। और उसके आसपास इतने ढेर घर बन गए, वहाँ टूट फूट इतनी है, मतलब बिल्कुल बीहड़ इलाका लग रहा था। उसकी मेंटेनेंस पे किसी का ध्यान नहीं। क्या पता वो किस राजा ने किस पर्पज़ से कब बनवाया हो, क्या पता वहाँ कोई अंदर स्तूप टाइप की चीज़ हो, लोगों ने तोड़ दी हो। तो इस तरह से ना ध्यान न देने से चीज़ें धीरे 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 करके नष्ट हो जाती हैं। सोचो वो इतनी पुरानी इमारत पे सोनीपत में किसी का ध्यान ही नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें दिल्ली में होती है ना, तो सरकार एकदम से एक्टिव हो जाती है, ऐसा ही एकदम से एक्टिव हो जाता है। पर सोनीपत जैसी जगहों पे या हरियाणा में भी इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें टाइम बीतते बीतते ख़त्म हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उन सब की कुछ अगर अंश पढ़े हैं, बचे हैं, या किताबों में कहीं लिखा है, तो वो एग्ज़ाम में आ जाता है, वो मैं पढ़ूँगी। ठीक है। हरियाणा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, मैंने बताया रिच है, लेकिन ध्यान नहीं दिया हम लोग। तो समृद्ध है और विभिन्न कलाओं और सांस्कृतिक गौरव को धारण किए हुए है। हरियाणा में बहुत बड़ा कल्चर डेवलप हुआ था, बहुत बड़ा आर्ट, लेकिन टाइम पे ध्यान न देने के कारण वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग हो गया। दिव्यावदान एक किताब है, बौद्ध साहित्य का पार्ट है। बौद्ध साहित्य आप जानते हैं ना, महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ। तो दिव्यावदान में आपके रोहतक शहर का वर्णन है। सोचो आप, महात्मा बुद्ध के बाद जो किताब लिखी गई बौद्ध धर्म से जुड़ी, उसमें आपके रोहतक का वर्णन है, तो इसका मतलब कुछ तो रहा होगा। ऐसी एक किताब है नकुल दिग्विजय, उसमें पूरे रोहतक शहर में इतने योजन लंबा, इतने योजन चौड़ा एक शहर है, ऐसे हरा भरा पूरा भूमि और उद्यान है, इस तरह की बातें लिखी हैं आपके वेदों में, आपकी बौद्ध धर्म के दिव्यावदान में, नकुल दिग्विजय में। इसका मतलब कि ऐतिहासिक शहर रही है। तो दिव्यावदान जो बौद्ध धर्म की किताब है, इसमें वर्णित रोहतक नगर की नगर योजना की प्लान्ड सिटी थी, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ की कलात्मक विशेषता का एक नमूना है। कला एक व्यापक संपत्ति है। कला मतलब बहुत सारी चीज़ें, नाचना भी कला है,
ड्रॉ करना भी कला है, गाना भी कला है, कोई बिल्डिंग बनाना भी एक कला है। तो कला के बहुत सारे होते हैं। तो कला एक व्यापक संप्रत्यय है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए उसे भागों में बांटा है। पहला, हरियाणा में स्थापत्य कला। स्थापत्य मतलब बिल्डिंग, आर्किटेक्चर। तो जहाँ आर्किटेक्चर मतलब आपको जैसे मैंने बताया वो कल सोनीपत में मेरी नज़र पड़ी, वो आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, धरोहर भवन, नई दिल्ली हेडक्वार्टर द्वारा हरियाणा में 23 स्मारकों को संरक्षित किया गया। तो एएसआई जो पैसा लगा रही है, जो मेंटेन कर रही है, वो सिर्फ 23 जगह, लेकिन हरियाणा में तो शायद ऐसी 1000 जगह होंगी। आपके यहाँ हरियाणा में ही तो आपके ये जो ये पांडवों का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, इस युद्ध से जुड़ी कितनी सारी स्थल हैं। तो 23 तो इससे भी ज़्यादा, आप ये देखो आपके अकेले कुरुक्षेत्र में 360 स्थल हैं। तो यानी हरियाणा में जितने स्मारक हैं उनमें से बहुत थोड़े से को एएसआई ने अपने भैया कि मैंने गोद ले लिया, मैं इसका केयर टेकर, बाकी टाइम के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। तो सिर्फ 23 को हरियाणा के 23 स्मारकों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षण दे रहा है। वो थोड़ी उतनी केयर नहीं करता जितनी कि दिल्ली की। हरियाणा की स्थापत्य कला को प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश कालीन स्थापत्य में बांटा जा सकता है। प्राचीन काल की बात करेंगे, राज्य के शहरों में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि सबसे पुरानी हवेली कहाँ है आपके फतेहाबाद में। किसने बसाया था ये शहर? ये शहर बसाया था फतेह सिंह के नाम पर। एक बड़े आपके दिल्ली सल्तनत में हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, उसके बाद एक हुए थे फिरोज शाह तुगलक। इसने शहर बसाया था, 2 शहर, एक हिसार, एक फिरोज़ा, और एक फतेह सिंह अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद। तो फतेहाबाद और हिसार फिरोज़ा 1351 और 1354 में बसे 2 शहर। पहले फतेहाबाद बसा राजा बनते ही 1351, और फिर 1354 में हिसार बसाया। तो सबसे पुरानी हवेली कहाँ है? फतेहाबाद। ठीक है। यमुनानगर में नर नारायण गुफा, नर नारायण गुफा का ऐतिहासिक प्राचीन काल की है गुफा है, जो प्राचीन समय की वास्तुकला का बेस्ट एग्जाम्पल है। उत्कृष्ट मतलब बेस्ट। नेक्स्ट है, राज्य में प्रसिद्ध 10 दुर्ग थे। कहते हैं यहाँ 10 बड़े बड़े दुर्ग समझते हो, किले, जिनमें से 3 का की चर्चा एक किताब है नकुल दिग्विजयम में की गई है। तो कहते हैं हरियाणा में बड़े बड़े 10 किले थे। अब अगर आप देखें तो आपके यहाँ कोई बड़ा किला नहीं, छोटे मोटे से किले रह गए। जैसे बलवन का बनवाया हुआ गोपालगिरी का दुर्ग नहीं दिखता। अब आपके यहाँ जो माधोगढ़ का किला था वो वैसा नहीं दिखता, मतलब है तो हेरिटेज होटल के रूप में, लेकिन फिर भी जैसा इमेजिन करते हैं, जैसे हाँसी का किला, असीरगढ़ का, वो टूटे फूटे टाइप के हैं। एक तो लाल किला दिल्ली का, आप घुसते हैं तो आपको लगता है हाँ कोई राजशाही इमारत है, लेकिन हरियाणा में उतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए चीज़ें टूट फूट के ख़त्म होती चली गई। ठीक है। तो 10 प्रसिद्ध दुर्ग थे इस एरिया में, इनमें से 3 की चर्चा का है नकुल दिग्विजय, दिव्यावदान में रोहतक की, और 10 बड़े किलों की चर्चा आपकी नकुल दिग्विजय में। ठीक है। इसके बाद हिसार में गुर्जरी महल है। गुर्जरी एक महिला थी जिसके साथ एक शादी की थी अपने, जो मैंने अभी नाम बताया ना, फिरोज शाह तुगलक, इसने। और 1354 में एक जो हिसार शहर बसाया गया था, यहाँ पे इस गुजरी के लिए एक महल बना था जिसका नाम है गुजरी महल। ठीक है। तो 2 शहर बसाए थे, एक 1351 में फतेहाबाद और एक 1354 में हिसार। ये वही गुजरी है, गुजरी महल हिसार में। नारनौल में एक पड़ता है जल महल, ये शाह कुली खान नाम के आदमी ने बनाया था। क्यों बनाया था? एक सरोवर चारों तरफ था, बीच में एक महल टाइप बना दिया। ये यहाँ का ना, ये जो जिसका नाम ले रही हूँ ना मैं, शाह कुली खान, इस आदमी ने जो आपके मध्यकाल में एक आदमी था जिसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, इस आदमी का सर काट दिया था बैरम खान ने पानीपत के दूसरे युद्ध में। इस आदमी की विजय लगभग निश्चित थी। ये 22 लड़ाइयाँ लड़ा था और 22 की 22 जीता, बहुत तगड़ा आदमी था। लेकिन एक छोटी सी वो चूक कह लीजिए या किस्मत का धोखा कह लीजिए कि एक तीर आता है और ये हाथी पे बैठा है, इसकी आंख में लगता है, और ये एकदम से, आंख कितनी सेंसिटिव है, कोई हल्का सा मार दे तब भी दर्द होता है, तीर लग गया तो ये एकदम से जैसे चकरा के और अपने हाथी पे जिससे बैठा था उससे नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही फिर जिसका मैं नाम ले रही हूँ ना, इस आदमी ने इसको पकड़ा और तुरंत से बैरम खां के हवाले कर दिया। बैरम खां ने सर कलम कर दिया, और इस तरह से दिल्ली पर किसका राज शुरू हुआ था? बैरम खां संरक्षक था जिसका, यानी अकबर का। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 की था। ठीक है। तो ये वही आदमी है, उसने बनवाया था। नारनौल में क्यों बनवाया? क्योंकि इसको अकबर ने खुश होकर कि भाई इसने मदद की हमारी, लास्ट मोमेंट पे मान लो वो तीर लगा था, वो उठ के भाग जाता तो फिर लड़ाई करनी पड़ती, तो इसकी मदद से, किसकी मदद से? शाह कुली खां की मदद से, क्योंकि ये पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को मारने में सक्षम रहे, तो इन्होंने इसको नारनौल की प्रॉपर्टी का हेड बनाया। वे तो जागीरदार है, तो उसने नारनौल की प्रॉपर्टी में फिर अपने, मेरा नाम कैसे चलेगा, तो मैं कुछ महल वहल बनवा दूँ, तो जल महल बनवाया शाह कुली खान।
पूड़िया का रंग महल यमुनानगर में है। यहाँ आपके अकबर के समकालीन जो बीरबल थे, ऐसा माना जाता है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो देखो हिसार का गुजरी महल, जो गुजरी पत्नी किसकी है, फिरोज शाह तुगलक की, उसके लिए। नारनौल की, जिसको रियासत मिल गई, एक तरह से वो जागीरदार बन गया, उसने अपने लिए शाह कुली खान ने जल महल। और पूड़िया का रंग महल जहाँ किसका जन्म हुआ यमुनानगर में, अकबर के समकालीन बीरबल का। ठीक है, ये जो रंग महल लिखा है ना अम्बाला, अब ये पूड़िया का रंग महल यमुनानगर में गिना जाता है। पहले अम्बाला ही था जब तक यमुनानगर नहीं बना था 1989 तक। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं वास्तुकला के, कितने सुंदर बनाए गए। कैथल में भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा और गुंबद मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप जानते हैं मध्यकाल में एक ही औरत ने राज किया जिसका नाम था रजिया सुल्तान, और लिखा है कि इतिहासकार ने कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी इसका महिला होना, जो कि इसके हाथ में नहीं था। अगर ये एक आदमी होती या ये बेटा होती इल्तुतमिश का, तो 100% ये 50 साल 60 साल राज करने की लायकियत रखती थी। लेकिन महज 4 सालों में इनका साम्राज्य सिमट के और इनके भाई बंधुओं ने उसको हड़प लिया। वो लायक नहीं थे तब, इसलिए कठपुतली की तरह यूज किया उसको बाद में। तो ये वही महिला है। कैथल में इनका मकबरा है। वैसे इनका ओरिजिनल मकबरा अगर आप देखेंगे ना तो वो दिल्ली में है, और इतना निगलेक्टेड है कि एक छोटे से, ये मान लो 6-7 फुट की जगह पे वो मकबरा बना दिया, उसके आसपास घर ही घर, कोई उसको संरक्षण नहीं देगा। रजिया सुल्तान का मकबरा ओरिजिनल दिल्ली में, पर हमारे यहाँ क्योंकि उसका मर्डर हुआ था तो उसका एक मकबरा हम मान लेते हैं हमारे क्या। दिल्ली गुड़गांव की सीमा पर गोपालगिरी का एक दुर्ग है जिसको बलबन ने बनवाया। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली गुड़गांव सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग बलबन ने बनवाया। पुरानी धार्मिक इमारतों में एक बहुत इंपॉर्टेंट इमारत है चनेटी का स्तूप, यमुनानगर में। स्तूप आप जानते हैं बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध धर्म से जुड़ा जितने जैसे महात्मा बुद्ध हैं या उनके बड़े बड़े जो उनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाले, उनका कोई नाखून, उनका कोई बाल, उनका कोई दांत का इस तरह का कोई अवशेष है ना वहाँ रखा, और उसको ऐसे ही एक ढेर टाइप ऐसे उठा हुआ सब उसको हम कहते हैं स्तूप। तो स्तूप बहुत सारे हैं, सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए थे अशोक 84,000। हमारे यहाँ चनेटी ग्राम का स्तूप है, चनेटी ही चनेटी ग्राम का स्तूप कहलाता है। ये स्तूप बेस्ट वास्तुकला का नमूना है क्योंकि बहुत पुराना है, कहते हैं अशोक के टाइम का है। अशोक मौर्यों के संतान थे। अशोक वो जिसने भारत, जिसके दादा ने अखंड भारत बनाया, चाणक्य का जो खास शिष्य था, तो उस टाइम से ही आज तक है। चनेटी का स्तूप है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसकी छत किसी राजपूत महल के नक्शे के आधार पर बनाई गई है और स्थापत्य कला अकबरी शैली का है। ये अकबरी शैली का मतलब मुस्लिम जो आर्किटेक्चर है, तो ये हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिक्सचर सा लगता है। क्या चीज़, हमारा चनेटी ग्राम का स्तूप कहाँ पड़ेगा? ब्रिटिश काल में क्या हुआ? ब्रिटिश काल में अनेक बस्तियों और भवनों का निर्माण आधुनिक पद्धति से किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो विदेशी हैं, तो ये विदेशी हैं तो ये मध्यकाल से तो बहुत अलग है ना, इन्होंने तो बिल्कुल नई नई बिल्डिंग्स बनाई। हरियाणा में आधुनिक विधि से बनाया गया पहला शहर करनाल था, जो वैसे आपकी जो राजधानी है ना चंडीगढ़, ये इंडिया का पहला सबसे खूबसूरत प्लान्ड सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, जिसको ली कार्बूजियर ने बसाया और जिसको इन्विटेशन दिया था आपके नेहरू जी। ठीक है, तो स्विस फ्रेंच थे वो जिन्होंने पूरा डिज़ाइन किया था। तो अगर पूछे हरियाणा में जो बिल्कुल प्लान तरीके से शहर बसाया, तो आप कहोगे हमारा करनाल, आपकी सीएम सिटी जहाँ की कल्पना चावला है। 1806 में अंग्रेज़ों ने हरियाणा के करनाल में अपना कैंट बनाया, जो आज अम्बाला कैंट है ना, पहले ये करनाल कैंट था। फिर करनाल में क्या हुआ, थोड़ा नीचा इलाका, बारिश हुई, पानी भर गया, मच्छर पैदा हो गया, मलेरिया फैल गया। सेना के ढेरों लोगों को मच्छरों ने काट लिया और वो मलेरिया से मर गए। तो फिर ब्रिटिश जो लोग थे इन्हें लगा कि अरे सेना ऐसे रोज़ रोज़ मरेगी तो फंस जाएंगे, इस साल बारिश हुई अगले साल भी ज़रूर होगी, तो इस कैंट को चेंज कर दिया। इसीलिए कैंट के एरिया को उठा के ये करनाल से कहाँ ले गए? भाई करनाल नीचे है, नीचे इलाके पानी भरेगा, अम्बाला ऊपर है, पहाड़ी इलाका है, तो पानी नीचे की तरफ आएगा, सेफ रहेगी सैन्य। तो क्या किया इन्होंने, 1806 में अंग्रेज़ों ने हरियाणा के करनाल में सैन्य छावनी और बैरकों का निर्माण करवाया। 1843 में छावनी को अम्बाला ट्रांसफ़र कर दिया। लॉजिक क्या था ट्रांसफ़र करने का, कारण क्या था, यहाँ 1841 में मलेरिया फैला और ढेरों सैनिकों की मौत, तो आगे ये ना हो इसके लिए 1843 में वहाँ से हटा दिया। ठीक है, हरियाणा में वर्तमान समय भी ऑक्टर लोनी हाउस है, अभी अंग्रेजों का बनाया हुआ, और एडम्स हाउस स्थित है। ये दोनों इमारत यूरोपीय और इंडियन स्थापत्य कला का मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे भी पढ़ा ना, अकबरी स्टाइल था, राजपूत स्टाइल था, तो इस तरह से इंडियन आर्किटेक्चर और यूरोपीय आर्किटेक्चर का मिक्सचर अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगले। अंग्रेज़ों के बंगले ना आज भी चल रहे हैं, आज भी जो ये पुराने, ये जो खड़क वासला टाइप की जगह है ना, मैंने बताया, ये अंग्रेज़ों के आर्किटेक्चर से प्रभावित है। आप ये देखो, आपका पार्लियामेंट हाउस अंग्रेज़ों का आर्किटेक्चर है,
आपका राष्ट्रपति भवन अंग्रेज़ों के टाइम की देन है, आपका इंडिया गेट अंग्रेज़ों के, आपका जो ये पार्लियामेंट हाउस है सब अंग्रेज़ों के टाइम की देन है। तो इस टाइम पे बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बनते थे और आपके यहाँ अगर हरियाणा में कहें तो ऑक्टर लोनी हाउस और एडम्स हाउस है जो कि उनके टाइम की याद दिलाते हैं। चलो स्थापत्य ये जो है हिस्टोरिक शुरू हो जाएंगे, ये मैंने आपको सब पढ़ाए हुए हैं इसलिए इनमें टाइम कम लगेगा, ये मैं कल पढ़ूँगी इस टेबल को और इस जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इसको मैं कल काफ़ी हद तक कोशिश करूँगी। ये कई पार्ट्स में बहुत लंबी फाइल है, इसमें आपके सारी तरह के कलाओं के एग्जाम्पल आएंगे जो पेपर में आते हैं और ये टफ है, ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, तो इसलिए पहली प्रायोरिटी समझने पर, फिर पढ़ने पर, उसके बाद याद करने पर और फिर क्वेश्चंस करने पर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अब कल फिर जैसे आज लगभग हमने आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो एक दिन की कमी पूरी हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑफिस वाले मुझे बता रहे थे कि फ़ोन करते हैं कि भाई ये कोर्स हमारा पेपर आ गया पूरा क्यों नहीं हुआ। ये मैंने आपको बहुत पहले कहा था यूट्यूब पे जब क्लासेस ली, कोर्स पेपर के अकॉर्डिंग पूरा बिल्कुल नहीं कराएंगे। कोर्स पूरा होने में लगभग 3 महीने लगेंगे, मैं शुरू से कह रही हूँ बात, 3, 3.5 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। जितना ज़्यादा मैं डिटेल से पढ़ाती जाऊँगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरा टारगेट कभी ये नहीं होता, मेरा क्या, हम सब ICS के टीचर्स का, कि पेपर अगले महीने तो हम कोर्स खिंचा दें, नहीं, हम तैयारी ऐसी करा देंगे कि आपको लंबे टाइम में जाके ये दिक्कत ना हो कि नौकरी नहीं मिले। नौकरी मिलना एक दिन की या 1 महीने या 2 महीने की कहानी नहीं होती। अब कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं अगर जिन्हें लग रहा है कि अब कोर्स लिया बस हमारा कोर्स पूरा हो जाए 1 महीने में हम पेपर पास करें, ऐसा नहीं होगा। ये पहले सुन लो, जो लोग 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल से जो 2018 वाले पेपर में पॉइंट से 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए और वो लगातार पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन उनके होंगे, उनका बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। जो ये सोचते हैं कि अब 2 महीने पहले कोर्स लिया बस 2 महीने पढ़ेंगे और हमारा जो है वो बेड़ा पार होगा, ऐसा नहीं होगा भैया। ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें 6-8 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, वो डिपेंड करता है तुम्हारा लेवल क्या है। कम से कम 1 साल तो हर किसी को लगता है, चाहे वो कितना ही धुरंधर हो। ऐसा कोई नहीं है कि 2 महीने पढ़ा और लग गया। अब पेपर उतने आसान आते ही नहीं कि 2 महीने की पढ़ाई में पेपर पास हो जाए। अब पेपर उतने टफ आते हैं कि अगर आपको डिटेल्ड चीज़ें नहीं पता, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पता, आप सिर्फ फैक्ट्स का रट्टा मारा है तो वो आपको कहीं भी फंसा देंगे। आप 2, 4, 5, 10 नंबर तो ले सकते हैं लेकिन आप पेपर पास करने वाले मार्क्स नहीं ले सकते। आपको पता है पेपर मार्क्स करने की हर साल डिमांड जो है और ज़्यादा ऊंची होती जा रही है, तो उसके लिए आपको चीज़ों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि महीने, 2 महीने, 10 दिन, 20 दिन की कहानी है, नहीं है। अगर उतनी जल्दी है तो तुम फिर अपने आप स्टडी कर लो उस पार्ट पर। अगर मेरे साथ चलना है तो मैं टाइम लूँगी। अब मैं यहाँ पता है डबल मेहनत करती हूँ, मैं एक एक शब्द तुम्हें पढ़ाती हूँ ताकि ये चीज़ तुम्हारे दिमाग पे छप जाए। तुम्हें अभी नहीं पता, तुम्हारी एज उतनी नहीं हुई, इसका लंबे टाइम में बहुत फ़ायदा होगा। ये लंबे टाइम तक जब तुम 4 महीने बाद 5 पेपर तो हमेशा आने हैं। पेपर ये तो नहीं कि जीवन का आखिरी पेपर है, पेपर सदा चलेंगे। जो कॉन्शियस होंगे ना वो अपने आप को 1 साल में, 1.5 साल में ऐसा बना लेंगे कि जो पेपर उस साल के बाद आएंगे उसमें उनका एक भी नंबर ना कटे, उनकी गलती के कारण। पेपर जैसा आए वो मैक्सिमम इतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाएँ कि उनका सिलेक्शन हो। ICS में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं, कारण क्या है, हम ये कभी सोचते ही नहीं कि पेपर तक कितना पढ़ा दें। हम ये टारगेट करते हैं कि हमें हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों को एक सही ट्रैक पे रास्ता दिखा दें कि कितना चलना है। अब वो चलना लंबा पड़ेगा, ये नहीं है कि आप 1 महीने, 2 महीने, हम कभी ये नहीं कहते कि हम 20 दिन में ऐसा करा देंगे, नहीं होगा ऐसा, ये टाइम लगेगा। तो इसलिए जिस दिन क्लास ना हो ना, 2 बातें होती हैं, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। जिस दिन क्लास पॉसिबल ना हो, देखो इंसान है तो उसके साथ काम भी जुड़े हुए हैं। अब जैसे परिमल सर हैं, आज उनको जाना पड़ा, कल हम लोगों को मेरे खुद के सगे मामा की बेटी की शादी थी, वहाँ जाना ज़रूरी था, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। परसों सर के बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड में से मान लीजिए, उनके बेटे की शादी थी तो वो भी हम नहीं छोड़ सकते थे। अब इंसान है तो उसके साथ काम रहेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि यार हमारा पेपर आ गया, आप ये सोचो आप तो पेपर दे के निकल जाओगे, लेकिन हम तो हमेशा इस प्रोफेशन में रहे ना। आज से 10 साल पहले जो बच्चे थे उनको भी ऐसा लगता हमारा पेपर आ गया, आज जो है उन्हें भी ऐसा लग रहा है 10 साल बाद भी ये लगेगा। इस तरह तो इंसान अपने जीवन में तो, जैसे तुम्हारा तो एक पेपर होता है, हम तो पूरे साल बच्चों को देखते हैं पेपर पेपर पेपर। तो इसलिए हमने ये टारगेट बना रखा है कि हम ये नहीं भाग दौड़ वाला कोर्स नहीं कराएंगे, हम कोर्स कराएंगे डिटेल से, आसान तरीके से समझाते हुए, ताकि बच्चा साल, 1.5 साल बाद ये ना कहे कि मुझे नहीं आता, फिर वो ये कहे कि अब मैं इस लायक हूँ कि जहाँ जो पेपर दूंगा अगर मेरी कमी रही तो रह जाएगा, वरना मैंने सब चीज़ें तैयार कर रखी। ठीक है, इस लेवल तक लाने के लिए टाइम लगता है, हर अच्छी चीज़ को पकने में टाइम लगता है। 1 मिनट में तो चाय भी उबाल के पियोगे तो वो बेकार है। चाय को उबालते हैं जब ढंग से टाइम देते हैं मध्यम आंच पे, तभी वो टेस्ट देती है ना। यही पढ़ाई का रस दिमाग में धीरे 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 घूमता है। एक दिन में अब मैं आज मैं 10 फाइल पढ़ा दूँ, अब मैं कह दूँ आधे घंटे बाद फिर पढ़ाऊँगी, फिर मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊँ, फिर आधे घंटे बाद,
मैं चाहूँ तो एक संडे में तुम्हारे 10 टॉपिक करा दूँ, लेकिन मुझे पता है ना वो दिमाग में नहीं बैठेगी। दिमाग में चीज़ें बैठेंगी धीरे धीरे, धीरे धीरे टाइम लेती है, लेकिन बैठ ऐसी जाएंगी कि फिर दिमाग से निकलेंगी। तो वो टारगेट करके पढ़ाऊँगी। इसीलिए अब मैं 2 बातों की बात करूँगी कि लास्ट 1 मिनट के और टाइम दूँगी। जिस दिन क्लास ना हो उस दिन तुम्हारे पास लगभग 30 एक क्लास हो गई है। 30 क्लास का मतलब है बहुत सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट तुम तक पहुंच गया। अपनी रिवीजन को कर लिया करो। यूट्यूब पे मैंने कम से कम 20-30 क्लासेस देख रखी है, मे बी मोर देन दैट, उनको देख लिया करो। टाइम जो है ना उसको यूटिलाइज करना सीखो। उस टाइम पे ये मत सोचो कि हाय आज ये नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। जितना करा दिया क्या तुम उसमें परफेक्ट हो गए? ऐसा कभी नहीं होता कि जितना करा दिया वो तुम्हें सब आ गया। उसमें जो कमी है ना उस एक दिन उसको रिवीजन मिले ताकि वो कमी ना रहे। अपने आपके टाइम का बेहतर यूज़ करना सीखो। उसमें ये मत सोचो कि टीचर ने कितना करा दिया, टीचर को तो काम है वो कराएगा, लेकिन ये देखो जितना उसने करा दिया उसमें तुम कितने परफेक्ट हो। क्या उसमें से एक भी नंबर नहीं कटने तक तुमने तैयारी कर ली? अगर कर ली तो फिर सोचना चाहिए कि टीचर क्या कराएगा। नहीं की तो उसका मतलब तुम में भी कमी है और तुम जानते हो मन से उसको कमी को, तो उसको दूर कर दो। तो समझदार इंसान क्या होता है, जब भी मौका मिले पुराने को सारे को रिवाइज करो, ये होती है समझदारी। और अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरा 1 महीने पेपर है 10 दिन में, तो फिर जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है उसको पढ़ लो, वो अपने बिहाफ पे पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि चीज़ें आसान बना के टीचर पेश करे, टीचर ऐसे पढ़ा दे कि दिमाग में घुस जाए। अब ये कला संस्कृति बहुत टफ होता है। जब पहली बार अपने आप पढ़ के देखना, तुम आज स्थापत्य कला को पूरा पढ़ लेना, आज जितनी कलाएँ हैं ना जिसके किताब पढ़ के देख लेना, तुम्हें 10% भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि एक दिन में पढ़ने से चीज़ें नहीं समझ में आती। तो इनको ईजी बनाया जाता है। टीचर की मेहनत लगती है, इसी चीज़ की फ़ीस देते हैं, इसी चीज़ की फ़ीस ली जाती है, क्योंकि हर काम में मेहनत की डिमांड होती है। पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, दिमाग लगता है। मेरे गले में दर्द है क्योंकि मैं 1.5 घंटे से लगातार पढ़ती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके बदले टीचर फ़ीस लेता है, और फ़ीस लेके उसका काम क्या होता है, सिर्फ कोर्स पूरा कराना नहीं, उसका काम है जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हारे दिमाग में ऐसे का ऐसे फिट कैसे बैठेगा। इसलिए मुझे टाइम चाहिए। सब टीचर्स को टाइम लगता है इसलिए अच्छा पढ़ाना। टाइम पास कराने में तो 1 महीने में सिलेबस पूरा करा दें, 50-60 लेक्चर में इसको पूरे को समेट दें, लेकिन वो होगा नहीं। अभी मैंने आपको 1/3 सिलेबस नहीं कराया और लगभग 30 क्लास हो गई, यानी ये क्लासेस मान के चलो 100 के अराउंड तो मिनिमम हो जाएंगे। अगर हम इसको डिटेल से पढ़ें तो 100 क्लासेस बहुत होती हैं, लेकिन उसके बाद आपकी परफेक्ट एक स्टेज आ जाएगी कि आप कितना ही टफ पेपर कराएं, अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता। उस स्टेज तक जाने के लिए हमें टाइम चाहिए, ठीक है? तो जब भी ऐसा हो कि भाई क्लास नहीं लग पा रही है कभी, तो आप उस टाइम पर रिवाइज करें। थैंक यू। एक पूछ रहा है कि बता दीजिए कि क्लास के बैच में दोनों मिलेंगे। देखो अब परिमल सर ने क्या किया है, जो हमारे ऐप वाले बच्चे हैं ना, इनके बैच में परिमल सर ने ओल्ड जनरल की चला दी ना क्लासेस, ओल्ड जनरल की क्लासेस चला दी। ओल्ड जनरल का बैच हमारा जैसे सबसे बढ़िया बैच होता है जिसको हम तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ 3 बैचेस चलते हैं, अभी चौथे की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओल्ड वाले को हम एडवांस लेवल तक दिखाते हैं। एक बैच होता है न्यू जनरल, एक तो होता है बिल्कुल ही बेसिक बैच जिसमें कुछ बिल्कुल बेसिक 6ठी 7वीं की बातें करते हैं। फिर एक होता है न्यू जनरल जिसमें हम कोर्स को एक बार कराते हैं मोटा मोटा, वो एक फॉर्मेलिटी की भाई एक बार बस कानों में से गुजर जाए कि ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद बच्चा 2 महीने बाद हमारा ओल्ड जनरल बैच में जाता है। जो परफेक्ट स्टडी करना चाहते हैं ना, उनको ओल्ड जनरल में लास्ट तक, लास्ट मतलब जिस दिन उसका कॉल लेटर आएगा तब तक जुड़े रहना होता है। उसमें वो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर है, या हरियाणा जीके है, या हिंदी है, उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। उसका टाइम पीरियड जो है ना क्लास का वो लंबा होता है। अब जैसे आजकल आज से मेरे ख्याल कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हुई है 8:30 बजे से, और आज मेरी ही लास्ट क्लास थी उसमें, और शायद छुट्टी 2:30 बजे के आसपास हुई थी। तो 8:30 से आप लगा लीजिए 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1.5 और 2.5, 6 घंटे वो डेली पढ़ रहे हैं। 6 घंटे एक बच्चा मान लीजिए आधा घंटा ध्यान नहीं भी देता, तो कम से कम वो 1 घंटा भी ना हो, 10-10 मिनट हटा लें हम कि बच्चे का ध्यान भटका या उसने ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो 5 घंटे डेली पढ़ रहा है। तो बच्चा 5 घंटे डेली यहाँ पढ़ रहा है और घर जाके होमवर्क कर रहा है। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि उसका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। अगर एक बच्चा साल भर 5-5 घंटे, 6-6 घंटे डेली पढ़ेगा और घर जाके रिवाइज करेगा, तो सिलेक्शन कैसे दूर रहेगा? पूरे साल में 5-5 घंटों में टीचर्स कितना पढ़ा देंगे, कितना सिखा देंगे। हम हर बैच में ये कोशिश करते हैं कि अपना बेस्ट बच्चे तक प्रोवाइड कराएं। जितनी चीज़ें मुझे आती हैं और जैसे मैंने टफ देखते हुए समझी थी, वो मैं जब डिलीवर करूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो इतना आसान बना दूँ कि सामने वाले को दिक्कत ना रहे, जो मुझे दिक्कत नहीं पड़ते टाइम वो उसको फेस ना कर। ऐसा ही सब टीचर्स कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम लोग टाइम ज़्यादा लेते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम साल में या 6 महीने में कोर्स पूरा कराएंगे, नहीं।
हम ये कहते हैं कोर्स पूरा तब होगा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चे ऐप पर ओल्ड जनरल में जुड़ गए हैं ना, वो उस ओल्ड जनरल की सारी क्लासेस को देखते चलना। उनकी स्टडी का टारगेट होता है नौकरी का सिलेक्शन। उनको हम जब पढ़ाते हैं तो हम ये टारगेट रखते हैं कि इनका सिलेक्शन ऑल ओवर, जहाँ से वो पेपर में हरियाणा का कोई बच्चा बैठे, हमारे ये बच्चे बेस्ट होने चाहिए। पिछली बार जब पेपर हुआ था इसका HSSC का, तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, सबको पता है, अखबारों में आया, CM विंडो में कितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली, पेपर बहुत टफ था। लेकिन हम ये बात जानते थे उस दिन भी, मैथ्स बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, साइंस बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, कंप्यूटर बिल्कुल बाहर से था, लेकिन हमें ये पता था कि जिस दिन रिजल्ट आएगा सिलेक्शन हमारे बच्चों का ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चों को नहीं आता ना, वो पूरे हरियाणा में किसी को नहीं आता होगा, ये बात हमें पता है। वो क्वेश्चन है थोड़ी कि दुनिया ने करा के हमने नहीं करा रखे, हमें ये पता था अगर हमारे बच्चे को मैथ्स नहीं आया ना, तो पूरे हरियाणा में किसी ने नहीं किया वो मैथ्स। अगर हमारे बच्चे को कंप्यूटर नहीं आया तो पूरे हरियाणा में किसी को नहीं आया। हमारे बच्चे को परफेक्ट तरीके से हिंदी सिखा रखी थी, बहुत अच्छे तरीके से उनको बाकी जो रीजनिंग थी या जो GK थी, जो पार्ट ईजी था, वो सबने पढ़ाया होगा। मैं ये नहीं कह रही किसी ने नहीं पढ़ाया बहुतों ने होगा, लेकिन हमने उस तरीके से पढ़ा रखा था कि उसमें हमारा बच्चा बाकियों को बीट कर देगा, ये बात हम जानते थे। और इसलिए देखो, जिस दिन पेपर हुआ था ना, उससे अगले दिन जब मंडे को क्लास लगी तो हम सारे टीचर्स इकट्ठे होकर क्लास में गए थे, सारे टीचर्स एक साथ, और ये हमने डिस्कस किया था अपने बच्चों के साथ कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया तो क्या फर्क पड़ता है, जो चीज़ें सबको आती थी उसमें तुम्हें परफेक्ट होना था। मैथ्स के नंबर तो 8 में से 0 ही आए सबके, फ़र्क ही नहीं पड़ा। कंप्यूटर में जितने भी आए सबके 0 थे, लेकिन उस टाइम पे हिंदी में 8 में से कौन 8 ले गया, 7 ले गया, और कौन 3 पे अटक गया, इससे डिफरेंस आया। और जो बच्चे ढंग से पढ़े थे, जिन्होंने लास्ट डेज में क्लासेस, मैंने लास्ट डेज में जो कराया ना, वो एज इट इज़ वहाँ मिला। मैंने भाववाच्य, कृतवाच्य, वाच्य सारे कराए थे, ये एज इट इज़ आए, और ये 2-2, 3-3 नंबर के आ गए। तो इन सब से फ़र्क पड़ जाता है। एक एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से उठा लें और पेपर में दिख जाए। संधि विच्छेद के कुछ टॉपिक्स बताए थे, क्लास में कराए थे, वो वहाँ मिल गए। बाई चांस की बात है, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा आएगा, बाई चांस की बात है कि वो चीज़ें, अब उससे निर्णय हुआ हिंदी में जो 8 में से 8 ले गया और जो 3-4 पे अटक गया, सीधे 3-4 नंबर का फ़र्क। मैथ्स तो 0 था सबका, कंप्यूटर 0 था, लेकिन हिंदी ने फ़र्क डाल दिया। ऐसे ही हरियाणा GK ने थोड़ा सा फ़र्क डाला, ऐसे ही फिर ये जो रीजनिंग था, ये 1-1, 2-2 नंबर ही किसी का सिलेक्शन रह गया और किसी का सिलेक्शन हो गया। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये जब बराबरी की लड़ाई हो तब बेस्ट कौन है, इससे ये हुआ डिसाइड कि कौन बेहतर पढ़े। तो फिर हमने देखा कि हमारे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन निकले। कारण क्या था? हमने जो चीज़ें, जो पढ़ाई में से आया, सारे सेंटर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन हमने अपने बच्चों को उसमें परफेक्ट कर रखा था और हमारे बच्चों ने मेहनत कर रखी थी, इसलिए सिलेक्शन निकला। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं, ये एक दिन की कहानी नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि हम कभी भी ये सोच के नहीं पढ़ाते कि 15 दिन में पेपर है तो मैं कैसे सिलेबस पूरा कराऊँ। नहीं, ये सिलेबस टाइम लगेगा, लेकिन 3-4 महीने में ऐसे हो जाओगे तुम, 3 महीने बाद में काफ़ी हद तक कि तुम्हें चीज़ें आने लगेंगी। अब तुम्हें नहीं पता चल रहा, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हरियाणा GK में आती जा रही हैं। ये जिस दिन कला पूरा हो जाएगा ना, तुम देखना तुम्हें कितनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। फिर थोड़े से टॉपिक रह जाएंगे, थोड़े से मतलब इम्पॉर्टेंट, जैसे मिट्टी वाला है, फसल वाला है, नदी वाला, नहरों वाला, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर इन पे आएंगे, वो थोड़े से आसान है बजाय इस कला में। पहले कला में, ठीक है। चलिए, हिंदी की क्लास कब से लगेगी? हिंदी की क्लास ना एक्चुअली जिन टीचर से बात कर रखी थी, उनको आना था सिंघू बॉर्डर से थोड़ा आगे से। अब ये सिंघू बॉर्डर जो है पूरा रोक दिया, तो इसलिए हिंदी की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। हिंदी की क्लासेस कोशिश कर रहे थे कि इस हफ्ते में जो चल रहा है ना, इसी हफ्ते में लगवाए थे। मैंने कल परसों भी सर को फ़ोन किया तो सर कहते मैम अभी आना पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं, मैं कोशिश करती हूँ अगर पॉसिबल बना। एक्चुअली मेरी भी क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं दिन में लगभग 7 घंटे पढ़ा रही हूँ। 7 घंटे एक लंबा स्ट्रेच होता है गले में ना। अब मेरे में गले में फ़िलहाल बहुत दर्द है, मुझे जाके चाय पीनी पड़ेगी अदरक वाली। तो एक टीचर की एक लिमिट है ना, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ाने का नुकसान क्या होगा कि मैं बीमार हो जाऊँगी, फिर उसमें सारी क्लासेस होगी। तो इसलिए एक टीचर को 5-6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाने का हमें लगता है कि ठीक नहीं रहता, जिसमें कि अब फ़िलहाल में मैं लगभग 7 घंटे क्लासेस ले रही हूँ। तो हिंदी का आप देखते हैं 1-2 दिन में अगर नहीं मिलते, उन सर के साथ नहीं बातचीत बन पाती आने की, तो फिर एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। आप ही कराओ भाई, मैं कितने सब्जेक्ट कराऊँ? मैं ऑलरेडी सुबह से रात तक पढ़ाती हूँ ऑलरेडी। मेरा दिन कैसे निकलता है मुझे भी नहीं पता। मैं करा दूँगी, हिंदी का जो पेपर में आएगा ना इम्पॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि करा देना चाहिए, मैं ज़रूर करा दूँ। पर लेकिन डिटेल हिंदी जो है ना, वो दूसरे टीचर की हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाऊँ? मेरे भी तो एक टाइम लिमिटेशन है ना। तो इसलिए डिटेल्ड हिंदी के लिए हम एक और टीचर को कह देंगे। हम कुछ सेक्शन पेपर वाला मैं ज़रूर कराऊँगी, संधि, समास, अलंकार और वर्ण विच्छेद, ये टॉपिक और वाच्य वगैरह जो बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, वो मैं करा दूँगी।